हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और इसका भी एक बहुत जानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ टॉर्क। बहुत ज्यादा जानदार टॉपिक है ये, बिकॉज इससे जुड़ते हुए क्वेश्चंस आपको हर तरह के स्कूल वाले एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन में देखने को मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। अब जरा एक काम करें, बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। और एक बार अगर आपको बेसिक आइडिया सेट करना है तो आप जरा इस लट्टू पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये जो लट्टू घूम रहा है ना, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो लिटरली ये टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे कार्यक्रम बढ़ेगा इसका, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं बिना समय लगाए। ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। पहले जो एग्जांपल आपको देके रखा हुआ है ना, यहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो बेसिक पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, लोग कैसे पढ़ते हैं, एक टॉपिक लिया और उसके बाद डेफिनेशन देखा, उसका बेसिक फॉर्मूला देखा, उसके साथ क्या क्या न्यूएंसेस हैं वो देख लिए और सोचते हैं कि काम हो गया। अरे ऐसे काम हुआ नहीं है, ऐसे काम खराब हुआ है। ठीक है, बिकॉज क्या है, फिजिक्स में अगर आपको टॉपिक पकड़ना है तो उसका पहले बेसिक परसेप्शन दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम खराब हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? पक्का? चलिए ठीक है। तो अब सर इसका बेसिक पर्सपेक्टिव आप सेट कैसे करेंगे हमारे लिए, तो बता रहा हूं सेट कैसे करेंगे। पहले तो एक काम करो, इतना सस्ता एग्जांपल दे रहा हूं, जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, ऊपर पंखा लगा होगा, तो जरा पंखे पे नजर डालना और सोचना कि वहां पे क्या होने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बात सुनो, जैसे मान लो अगर आप पंखे पे ध्यान देंगे ना, तो पंखे का एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास में आपको पढ़ा चुका था, सेंटर ऑफ मास में आपको पढ़ा चुका था। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ऐसा मानते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास जो है ना, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अगर मैं आपको पंखे का पूरा एक बार डायग्राम बना करके दिखाऊं तो जरा गौर करिएगा अच्छे से, क्या मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। ये इसका सेंटर पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना अच्छे से बेटा, ध्यान देना अच्छे से। अच्छे से ध्यान दो। देखो, पूरी कहानी जो है ना वो यहीं से निकलने वाली है, पूरी कहानी यहीं से निकलने वाली है। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट जो है ये पंखा ऐसे घूम रहा होगा। अगर मैं आपका ध्यान इस बात पे लेके जाता हूं कि जरा इसके सेंटर ऑफ मास पे करो फोकस, कहां करो फोकस, जरा इसके सेंटर ऑफ मास पे करो फोकस। मान लीजिए कि ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब पंखा मोशन में आ भी गया है, जब पंखा मोशन में आ भी गया है, तो भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्या वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा? अरे अगर पंखा ढीला है तो वो हल्का सा ऐसे हिल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर पंखा ऐसे घूमना शुरू कर चुका है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या वो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी तरह का नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, या अगर काम कर भी रहे होंगे ना तो उसका नेट समेशन जो है वो जीरो आ रहा होगा। तो बस एक सिंगल लाइन दिमाग में ये बिठा लो कि अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे बॉडी के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो भाई साहब एक बात सुनना, अगर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया है, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी बातें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन, ये सारी बातें हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन। तो इस वाली बॉडी के ऊपर कोई भी नेट लीनियर फोर्स काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नेट लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये जो मैंने बनाया ये क्या था? सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, अब आप यहां पे एक बात जानते हैं कि जब ये पंखा मूव कर रहा है ना, तो ये दरअसल रोटेशनल मोशन में है। कौन से मोशन में है? रोटेशनल मोशन में है। और अगर ये पंखा रोटेशनल मोशन में आ चुका है तो एक बात तो एकदम लाजमी सी है कि इसके पास एक एक्सेलरेशन है जो कि लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, ये है रोटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो मेरी जो अब तक मैंने बात तुमको बताई है वो मैंने ये बताई है कि पंखे का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे खास बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो इसी के दम पे मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर नेट फोर्स
ऑन द फैन इज जीरो, ठीक है। अगर नेट फोर्स ऑन द फैन इज जीरो, कौन से मोशन का? लीनियर मोशन का। तो यहां पे अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन भी कितना है? नेट एक्सेलरेशन भी कितना है? जीरो। और ये जो दोनों प्यारी सी बातें करी गई है ना आपसे, ये दोनों बातें करी गई हैं लीनियर पर्सपेक्टिव में, कि इस पंखे का लीनियर मोशन नहीं हो रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे भाई ये जो पंखा है क्या वो दीवार फाड़ के आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं ना। क्या वो लीनियर मोशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर पंखा लीनियर मोशन में नहीं आ रहा है मतलब लीनियर फोर्स काम नहीं कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। और ये कैसे पता? बिकॉज सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। आया समझ? अगर सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो हम कहते ना कि उस पर लीनियर फोर्स काम कर रहा है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है। सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, पक्का। इसका मतलब सीधी सी बात क्या होगी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो, नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। बट कौन से पर्सपेक्टिव में? लीनियर पर्सपेक्टिव में। कौन से पर्सपेक्टिव में? लीनियर मोशन के पर्सपेक्टिव में। लेकिन अगर आप इसी पे गौर करेंगे ना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि पंखा हमने चालू करा है तो पंखा घूम रहा है, और पंखा जो घूम रहा है वो घूम रहा है ऐसे रोटेशनल मोशन में तो घूम ही रहा है, तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ चुका है, ठीक है, पक्का। अब मेरी बात पे जरा गौर करना बहुत ही अच्छे से। अगर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, सुनना क्या बोल रहा हूं, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर लीनियर फोर्स, ओहो कहां चली गई तुम, अगर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर लीनियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब? यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर लीनियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जिसे मैं एंगुलर फोर्स बोलना चाहूंगा, ऐसी मेरी तमन्ना होगी, ठीक है। तो वो जो फोर्स होगा ना, वो जो भी फोर्स होगा वो दरअसल इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवा रहा होगा? रोटेशन। क्या प्रोड्यूस करवा रहा होगा? रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट या ट्विस्ट प्रोड्यूस करवा रहा होगा। और जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाएगी, उस फोर्स को कहा जाएगा टॉर्क। क्या कहेंगे बेटा? इसको टॉर्क कहेंगे। ये वाला सिंबल देंगे उसको टाउ। टाउ जी मत बोलना, ये टाउ जी है। क्या है ये टाउ है, ठीक है। ये सिंबल का नाम होता है टाउ और ये रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को। अब तुम्हारे दिमाग में बस ये फंडा आना चाहिए कि अगर किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो उस पर लीनियर फोर्स लगाना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको कभी किसी बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो जो फोर्स वहां पे चाहिए, जिस फोर्स की वहां पे रिक्वायरमेंट है, वो दरअसल कहलाता है टॉर्क, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, या ट्विस्ट इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ये सब भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को पक्का? तो ये कहानी होती है टॉर्क की। अभी तो बस बताया है कि टॉर्क क्या होता है। अब तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें बस ये समझना है, देखो अब जो बता रहा हूं वो ज्यादा प्यारी बात है। अगर आपसे लीनियर मोशन की बात की जाए तो आप जो टर्म देते हैं वो देते हैं फोर्स। अगर लीनियर मोशन की बात की जाए तो आप जो टर्म देते हैं वो देते हैं फोर्स, ठीक है। अगर आपसे एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात की जाए, पंखे में कहां लीनियर मोशन है मेरे भाई? जो तुम्हारे घर में पंखा है क्या वो दीवार फाड़ के आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं ना। तो उसमें क्या लीनियर मोशन है? नहीं है। उसमें क्या है मेरे भाई? उसमें है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। और वहां पर जो फोर्स होता है इसे कहा जाता है बड़े प्यार से टॉर्क। क्या कहते हैं इसको? टॉर्क कहते हैं। ये वाले सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो टॉर्क इज ऑल्सो द एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर फोर्स। इतना भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में बस ये अटकाओ कि अगर कभी किसी बॉडी पे टॉर्क काम कर गया, क्या काम कर गया? अगर कभी किसी बॉडी पे टॉर्क काम कर गया तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि वहां पे था लीनियर मोशन के अंदर कि अगर किसी बॉडी पे लीनियर फोर्स काम कर गया तो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाया करता था। बस यही छोटी सी कहानी है इसकी। आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, पक्का। तो एक काम करो, पहले तो एक काम करो, देखो दरअसल स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है, ठीक है, ये पंखे वाला एग्जांपल था। बट तुमको पढ़ाने का स्टाइल पता है भाई साहब कि जब भी कोई डायग्राम आता है ना, मैं एक बार बनाता हूं उसको और तुमको पूरा फील दिलाता हूं पहले कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसे घूमने वाला है, ठीक है। ऐसे पंखे भी आ गए हैं भाई, रिमोट चालू होते हैं, ठीक है, ऐसा भी है। तो चलो ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक काम करना, पहले यहां पे क्या लिखा है जरा उसको पढ़ लिया जाए। व्हेन वी स्विच ऑन, ओके इधर पीले वाली, तो when we switch on a fan, the center of fan remains unmoved while the fan rotates with an angular acceleration, ठीक है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का है ये लाइट्स के बीच में,
इसको मैं मान रहा हूं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो व्हेन वी स्विच ऑन अ फैन, द सेंटर ऑफ फैन रिमेन्स अनमूव्ड, सेंटर ऑफ फैन मूव नहीं कर रहा, व्हाइल द फैन रोटेट्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन, पंखा घूम रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसी बात से हम समझते हैं कि अनमूव्ड है ना, सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब दैट इज नो लीनियर फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज नो लीनियर फोर्स इज एक्टिंग। इसका मतलब कि नो लीनियर फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। अब उसके बाद व्हाइल द फैन रोटेट्स हो गए, तो एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फैन रिमेन्स एट रेस्ट, देयरफॉर द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फैन मस्ट बी जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर पा रहा है। अरे अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स काम करेगा अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स काम करेगा तो वो रुका रहेगा क्या? नहीं ना, वो तो मोशन में आ जाएगा। पर यहां पे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन कितना हो जाएगा यहां पे? इट मस्ट बी जीरो, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास। It means that one can produce angular acceleration even when the resultant external force is zero. इसका मतलब यहां पे क्या भी हमने क्या पकड़ लिया, इस बात को हमने इस बात को पकड़ लिया कि यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है, लेकिन यहां पर फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो रहा है ना भाई, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ये बात तो लाजमी है, वो तो हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो इवन दो लीनियर फोर्स कितना है? वो जीरो है, कोई लीनियर फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है। आगे ये वाली बात समझ में, तो ये था इसकी कहानी। तो एक बार, अच्छा एक और चीज होता है, मैंने हर बार कहा है भाई साहब कि जब भी आप आंसर लिखने के लिए बैठते हैं ना स्कूल के एग्जाम्स में, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो भावना है, आपकी जो भावना है वो आप व्यक्त नहीं कर पाते बिकॉज आपको टर्म्स नहीं मिलते। और टर्म्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप इन स्लाइड्स पे ध्यान नहीं देते हो। इसलिए तुम्हारा बनता है कि भाई पहले तो एक बार स्लाइड को देख लो, क्या लिखा है उसको नोट कर लो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, ठीक है। ओके सॉरी, तो कॉपी किताब लेके बैठा करो और तरीके से नोट करते हुए चला करो, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब आपका ये बनता है कि आप जरा पहले एक बार इसको नोट कर लें अपने हिसाब से, जो लिखा हुआ है। समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मेरा तो मानना ये है कि आप तो बाकायदा नोट करते हुए ही चलिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी इसको नोट करिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए फिर इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसे गायब किया जाए और जल्दी आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ, ठीक है। तो ये जो चीजें थी वो आपको पूरा मैंने बता दिया डिटेल में। अब जरा आगे बढ़ेंगे भाई। तो यहां पे क्या आ गया भाई साहब, क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या बात करी? सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट लीनियर फोर्स कितना हो जाएगा? शून्य, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? वी ऑल्सो नो दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है भाई। कोई भी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। अब वहां पर पंखे के अंदर लीनियर मोशन नहीं हो रहा, तो वहां से दिमाग में क्या अटक गया कि लीनियर मोशन नहीं हो रहा, मतलब लीनियर फोर्स नहीं हो रहा होगा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा? जीरो, ठीक है। बट यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो रहा है ना मेरे भाई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स? अच्छा ये एंगुलर नेचर का फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा वो एंगुलर नेचर का होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है देन व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या रिस्पांसिबल होगा एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए? उसका आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए एक एंगुलर नेचर का फोर्स चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यार से? जिसको हम बोलेंगे प्यार से टॉर्क। प्यार से ही बोलना, और क्या बोलना? टॉर्क बोलना। क्या बोलना? टॉर्क बोलना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है द आंसर, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या रिस्पांसिबल होगा? तो द आंसर इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर टॉर्क ड्यू टू फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। व्हाटएवर यू फील लाइक, ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे, ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे, उसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। इस बात को याद रखना, टॉर्क क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे, है ना, इतनी सी बात होती है। अब यहां पे क्या हो रहा है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट। अरे वही बातें हैं कि एक ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे। बट उसको कैसे लिख करके आएंगे अपन? ये थोड़ी बोल देंगे कि ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे, हमको लिखना पड़ेगा ऐसे ना कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या तो फिक्स्ड पॉइंट या तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट,
या तो फिक्स्ड पॉइंट या तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस है ये फिक्स्ड एक्सिस है, तो या वो घुमा देगा, एक ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या फिर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। ओके, इज सेड टू एक्सर्ट टॉर्क ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर ऐसा फोर्स लग जाए किसी बॉडी के ऊपर जो घुमा दे बॉडी को, तो इट इज सेड टू एक्सर्ट टॉर्क ऑन द बॉडी, ठीक है। पक्का इतना आ गया समझ में? तो इस पूरे रामायण से आपको बस ये समझ में आना चाहिए, इस पूरी कहानी से आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक ऐसा फोर्स है जो कि बस घुमा रहा है बॉडी को। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? पक्का डन है। चलो अब इसे जरा क्लियर किया जाए, अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टाउ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक ऐसा फोर्स जो कि बस किसी बॉडी को बस घुमा दे, इतनी सी बात होती है। अब आ रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ टॉर्क पे कि एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं टॉर्क को, ठीक है। अब हल्का सा उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट आना शुरू हो जाएगा, अब डेरिवेशंस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी दिमाग में जो सेट करके रखना है वो ये रखना है कि टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो जब कभी किसी बॉडी पे काम करेगा तो वो बॉडी को बस घुमा देगा। क्या कर देगा? बॉडी को बस घुमा देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा हुआ है जरा सुनते हुए चलना, पढ़ते हुए चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, अरे बस रे, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या है? टॉर्क, ठीक है। पक्का। और टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट, मैंने पहले भी कहा था टर्निंग इफेक्ट या फिर ट्विस्टिंग इफेक्ट, ठीक है। गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और द फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड एक्सिस मैं आपको यहां पे दिखा चुका था, ठीक है। अब जरा इसे क्लियर करूंगा, लेकिन नीड होगी तो ले आऊंगा बाद में, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द, हाँ यहां से शुरू हो रही है वो कहानी जिसका तुम्हें था इंतजार। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर क्या बोला आपने? ये क्या बोल दिया आपने सर? भाई जो बोला है वो पूरा बना करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी के लिए थोड़ी सी इंग्लिश में पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट, मतलब इट इज मतलब टॉर्क। किसकी बात चल रही है? टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट, मतलब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? लीनियर फोर्स, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एक तो फोर्स होगा और दूसरा क्या है? एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ अब मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीके से, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, उसके बाद कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। किसका है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। और कहां से है ये? कहां से है ये? है फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। कहां से है बेटे? ये है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। अब मैं इसको पूरा तरीके से तुमको बना के दिखा रहा हूं, बस तुमको समझ में तो आएगा कि फोर्स और एक और चीज थी कोई अजीब सी, उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा टॉर्क। और टॉर्क तुम्हें दिमाग में बैठ गया होगा कि बस एक ऐसा फोर्स जो कि बस घुमा दे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये पूछूंगा बार बार, दिमाग में रहना चाहिए तुम्हारे ये, ठीक है। अब एक बात सुनना अच्छे से। एक तो मैं ले रहा हूं पहले तो फिक्स्ड एक्सिस। क्या ले रहा हूं मैं? पहले फिक्स्ड एक्सिस ले रहा हूं, है ना। और उसके अबाउट एक बॉडी जो है ना वो चक्कर काट रही होगी। उसके अबाउट जो बॉडी है वो क्या कर रही होगी? वो चक्कर काट रही होगी। तो अभी पहले एक बार वो चक्कर जो काट रही होगी ना वो जरा सर्कल बना दूं मैं तुम्हारे भाई। पूरी भावनाओं वाली बात है। कौन सी बात है? कौन सी बात है? पूरी भावनाओं वाली बात है ना। अब यहां पे क्या है? एक बॉडी होगी जो एक पार्टिकल होगा, मान ले पार्टिकल मान ले, वो ऐसे चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है अबाउट अ गिवन एक्सिस। एक्सिस का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना खेल कैसे होगा। तो अबाउट अ गिवन एक्सिस। अब बनाते हैं एक्सिस। चले 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 एक्सिस पे आ जाए। ये रही इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है ना, ये जो पार्टिकल, एक पार्टिकल होगा वो घूम रहा होगा और ये उसकी ट्रैजेक्टरी है। पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है मेरे भाई, ये पार्टिकल की क्या है? ट्रैजेक्टरी है। तो मैं जरा सा ना एक काम करता हूं, हाँ जी, अब मेरे ख्याल से आपको ज्यादा क्लियरली आ जाएगा समझ में कि अच्छा ये ट्रैजेक्टरी है, इस ट्रैजेक्टरी के अबाउट जो पार्टिकल है ना वो घूम रहा है। थोड़ा क्या समय तो लगता है डायग्राम में यार, ठीक है, बट इससे क्या है कि पर्सपेक्टिव एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा कवि ये कहना चाह रहा था, कवि जो है वो ये कहना चाह रहा था कि इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा एक पार्टिकल। अब मेरी बात पे ना बहुत प्यार से ध्यान देना, सुनो। जैसे मान लो एक पार्टिकल का मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कहां, यहां ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, यहां पे एक पॉइंट है,
ठीक है, ये एक पार्टिकल है। अब एक बात को बताऊं, इस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा ना, जब कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता है तो भाई जो फोर्स काम कर रहा होगा वो टेंजेंशियली काम कर रहा होगा। समझना पड़ेगा इस बात को अच्छे से, ठीक है। ये बात समझ जाओगे ना, इसके आने वाला सारा खेल बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में आने वाला सारा खेल बड़ा सिंपल है। बस ये समझो इस पार्टिकल पे अभी जो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा बिल्कुल टेंजेंशियल। कैसे काम कर रहा होगा? बिल्कुल टेंजेंशियल। तो मैं एक बार अगर टेंजेंशियल फोर्स बना दूं तो तुम बुरा मानोगे क्या? कर दूं टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। देखो देखो देखो, टेंजेंशियल फोर्स बनाते हैं, किससे बनाए अपन? रेड से बनाते हैं, ठीक है। देखो, रेड से नहीं बनाएंगे यार, ग्रीन से बनाते हैं। भाई साहब क्या बोलते हो? आया को समझ? ये टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है इस पे। क्या काम कर रहा है? टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, इसकी जब दूरी मैं निकालूंगा ना यहां से, इसकी जब मैं दूरी निकालूंगा यहां से, तो वो दूरियों के लिए अपन एक कलर ले लेते हैं। यहां पे कौन सा कलर ले लें? ये रेड ले लेते हैं। सुनना अच्छे से, चलो भाई, ये जो है, ये जो लाइन मैंने मारी है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लगाई थी वो क्या होगा? रेडियस के बराबर। समझ रहे हो इस बात को? वो क्या होगा? रेडियस के बराबर। और ये जो फोर्स वहां पे जा रहा है वो तो भाई टेंजेंशियल फोर्स है ना। वो फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स है। सो दिस एफ एक्टिंग ओवर हियर इज द टेंजेंशियल फोर्स, इज द टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब आपको एक बात यहाँ पे बड़े गौर से समझ में आ जाएगी, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। ये टेंजेंशियल फोर्स है तो इसका जो एंगल बनेगा ना आर के साथ, वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल बिटवीन एफ एंड आर हियर इज 90 डिग्री। कितना एंगल है यहाँ पे? 90 डिग्री के बराबर का एंगल है, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ गए? पक्का। अब अगर मैं आपको यही वाला सीन इसका टॉप व्यू दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको इस चीज का पूरा टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आपको ना ये समझ में आएगा, जो सर्कल तुम्हारे लिए बन रहा था ना, जो सर्कल तुम्हारे लिए बन रहा था वो सर्कल था कुछ ऐसा। ये सर्कल था, उसके बाद इसका जो रेडियस था, ध्यान देना अच्छे से, इसका जो रेडियस था वो अपन यहां से बनाते हैं। ये जो इसकी जो दूरियां थी वो थी आर के बराबर। किसके बराबर थी वो दूरियां? आर के बराबर थी। और इसका जो फोर्स काम कर रहा था, ये जो फोर्स मैंने बनाया ना यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन से बनाया था तो ग्रीन से बनाया, तो ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो काम कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको नजर आ रहा है ना, दैट एंगल इज 90 डिग्रीज। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा था, सुनो। ये जो एक्सिस यहां पे आपको नजर आ रही है, ये जो आपको एक्सिस यहां पे नजर आ रही है, दिस इज द फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस, दिस इज द फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस से एक और चीज था वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि देखो, एक तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना ही है। फोर्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले ये समझना, आएंगे उस चीज पे, पहले समझो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। भाई फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी पूरी लाइन लगा दूं, ठीक है, जैसे मान ले फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो अगर मैं इसकी लाइन को खींच दूं ऐसे, ग्रीन से बनाते हैं, फोर्स ऐसे काम कर रहा है, अगर मैं इसकी लाइन को ऐसे खींच दूं, तो भाई ये जो मैंने पूरा बना के रखा है ना, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो मैंने पूरा बना करके रखा है ना, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब टॉर्क जब आपको निकालना होता है ना, तो आपको ये करना पड़ता है फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस से, ठीक है, फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो दूरी होती है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पे वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। मतलब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और ये देखो भाई, इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर में पास क्या हो रही होगी? इसकी रोटेशन एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशन एक्सिस ऐसे पास कर रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। स्टाइलस जो है ना, ये क्या है? रोटेशन एक्सिस है, ठीक है। और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यहां पे एक पार्टिकल है यार, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल का ये रहा लीनियर फोर्स जो काम कर रहा है, तो ये इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। और यहां से क्या पास कर रहा है? रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस से लेकर के लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स को, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स को। बस दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द टॉर्क। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का। तो जब भी आपको टॉर्क निकालना होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप समझ गए इस बात को? जब भी टॉर्क निकालना होगा
जब भी आपको टॉर्क निकालना होगा तो आपको फोर्स को, मतलब जो फोर्स अप्लाई हुआ है, आपको उस फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रोटेशन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, रोटेशन एक्सिस ये आ रही है बाहर की तरफ और ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? r के बराबर, तो बस r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, यहां पे r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द रोटेशन एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का ये आ गया समझ में? तो एक काम करो भाई साहब, देखो पहले आई वुड सजेस्ट, अच्छा वो जो वहां पे लिखा हुआ है उसको मैंने लिख ही दिया था, तो पहले एक बार तुम फिर भी ना खोपचे में कहीं कॉपी में ये बना लो। ठीक है, लिखे तुमने इसको? पक्का लिख लिया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो उसको लिख लिया होगा। अब जरा यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है ना, ठीक है, उसको तुरंत से पहले नोट कर लेना। इसको तो मैं लिखवा दूंगा, देखो कुछ नहीं होता। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिल रहा होगा ना। आया समझ के नहीं आया? अगर कोई रिजल्ट आता है एज अ स्केलर क्वांटिटी तो फिर वो दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन होता होगा। अगर कोई रिजल्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी तो वो यूजुअली दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? r इंटू एफ लिखा हुआ है, F इंटू आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एग्जैक्टली ये बनता कैसे है? टॉर्क बनता है पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद द लीनियर फोर्स अप्लाइड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और थीटा क्या होने वाला है? थीटा होने वाला है R और F के बीच का एंगल, दैट्स इट। ठीक है, हर केस में 90 नहीं होगा। मेरे गिवन केस में एक स्पेशल केस था ये, तो मेरे गिवन केस में कितना एंगल था? 90 डिग्रीज था। अभी के लिए आपको बस ये करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये जो चीजें लिखी हुई थी यहां पे पिंक के अंदर, वो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट और ट्विस्टिंग एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कभी किसी बॉडी पे आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो वो बस एक ऐसा फोर्स है जो कि बस बॉडी को घुमा देगा। तो घुमा दिया ना, घुमा दिया मतलब क्या? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा है या फिर ट्विस्टिंग एक्शन करवा रहा है, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? उसके बाद टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ग्रीक लेटर, हम तो उसको टाउ कहते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? टाउ। ठीक है, अब उसके बाद दस मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क की बात चल रही है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, काय का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? भाई वो लाइन ऑफ एक्शन से लेकर के फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। इस बात को दिमाग में डाल लो। लीनियर फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और रोटेशन एक्सिस के बीच की दूरी, बस काम खत्म। पक्का? तो आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में। चलो क्लियर करें उसको। अब मौका आ गया है इन चीजों को नोट करने का। ठीक है, तो पूरा तरीके से बनाओ, इसको नोट करो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करना। चलिए भैया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसे गायब किया जाएगा और आपसे अब लेके चलते हैं अगले वाले कंटेंट की तरफ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। r इसमें कुछ नहीं है भाई, r इज जस्ट द पोजीशन वेक्टर, r इज जस्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, r इज जस्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। और F जो है, F इज द लीनियर अप्लाइड फोर्स या F इज द लीनियर फोर्स। चलेगा आपको इतना? पक्का? चलो ठीक है, अब इसको भी लिख लेना एक बार, मतलब लिख लेना यार ऐसे 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, तुम बुरा मान जाओ नहीं तो बाद में। चलो ठीक है, इतना आ गया समझ। अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो अपने पास फॉर्मूला आया था ना, बस उसी की बातचीत चल रही है कि ठीक है, जो थीटा था दैट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन r एंड f। यार जमाने भर में तुम्हें कभी भी अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स के बराबर है, इसका मतलब थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। अगर कभी दिख गया कि जेड एक्स साइन थीटा, जेड एक्स साइन थीटा ये है टी के बराबर। ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? जेड और एक्स के बीच का एंगल। इतनी सी बात है। अगर ऐसी ही बात है तो अगर आर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ के बराबर है। अच्छा, पहली बात ये आया कैसे? आर एफ साइन थीटा सर आप लेके कैसे आ गए? बेटा जरा यहां पे गौर करिएगा, आपने देखा होगा इसको, आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? आर और एफ के बीच का एंगल। इतनी सी बात है, बस इसको जरा ध्यान में रखना। तो उसी चीज को यहां पे लिख दिया बड़े प्यार से कि थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, और आर और एफ क्या थे वो तो मैंने आपको यहां पे तरीके से बता ही दिया था। दिस वॉज आर एंड दिस वॉज एफ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ये बात तो हो गई। और उसके बाद एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज एक्टिंग अलोंग टाउ। ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, उसको लेके बेफिक्र रहना। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। अब जरा गौर करना इसको अच्छे से, देखो तो यहां पे ना
जो ये बना हुआ था, ठीक है। यहां पे r क्रॉस f करोगे, जब यहां पे आप r क्रॉस f करोगे तो टाउ कहां पे आएगा, बाहर आएगा ना। देखो ना, जब भी r क्रॉस f करोगे, पहले r क्रॉस f करना है, मतलब पहले सारे जो पूरी चारों उंगलियां है ना वो कहां जाएंगी, r की तरफ। उसके बाद बेटा कर्लिंग कहां करना है, f के डायरेक्शन में। तो उसके बाद जो अंगूठा है वो टाउ देगा ना आपको। अगर ये वाली बात आपको क्लियर नहीं हो रही है तो जरा यहां से गौर करो। देखो, अगर a वाला वेक्टर यहां पे काम कर रहा है और अगर b वाला वेक्टर यहां पे काम कर रहा है, और मैंने आपसे बोल दिया है कि सी वेक्टर जो है ना वो ए वाले वेक्टर का और बी वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको सी का डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। पहले हाथ का रख दो ए के डायरेक्शन में, ये एकदम पोजीशन अमिताभ बच्चन जी का, तो ऐसे आप हाथ रख दो ऐसे ए के डायरेक्शन में। उसके बाद कर्लिंग कहां पे करोगे, चारों उंगलियों की बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करने पे अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अगर अंगूठा ऐसे बाहर आ रहा है इसका मतलब C vector is perpendicular to the plane containing A and B। अब ऐसे कैसे हुआ, तो बेटा ये ऐसे हुआ कि ए और बी जो है ना वो पूरे इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। वो जो पूरा ए वाला वेक्टर और जो बी वाला वेक्टर है ना वो पूरा इस बोर्ड के प्लेन में आ रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी करने के बाद जो सी मिला वो इस प्लेन के बाहर निकल रहा है। और ये जो बाहर निकल रहा है वो दरअसल परपेंडिकुलर हो गया इस खुद प्लेन के। तो वही लिखा हुआ है कि सी वाला वेक्टर जो है ना दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बस भैया इतनी सी ही बात थी, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पक्का आ गया, चलो ठीक है। बस वही चीज यहां पे लिखी हुई थी। अब एक और चीज है यहां पे, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया इसको अपन ने। उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अब एसआई यूनिट इसकी न्यूटन मीटर काहे हो गई, तो जरा गौर करिएगा, क्यों हो गई, कैसे हो गई, कब हो गई। ऐसे हो गई बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या था, आर एफ साइन थीटा। हाँ ना, बोलो यार, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करना, साइन थीटा की यूनिट तुम क्या ही बता दोगे यार, लेकिन फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। और ये जो आर है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। साइन थीटा क्या होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। तो वो तो वैल्यू आएगी ना, उसके पास यूनिट थोड़ी होती है। तो इस हिसाब से टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात तो यहां पे हो गई। अब उसके बाद लिखा हुआ है विच इज इक्विवेलेंट टू जूल। अब ये बात अजीब लग रही है कि यार टॉर्क की आपने बताया कि यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो वो तो हमने फॉर्मूले से चमका लिया, लेकिन इसकी यूनिट आप इक्विवेलेंट टू जूल कैसे बोल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं जूल कैसे बोल सकते हैं, जरा सुनना अच्छे से। टॉर्क को सॉल्व करने के बाद क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर आ गया। अब ना इससे अलहदा मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, बहुत ही प्यारी बात कर रहा हूं, इसलिए पिंक कलर से लिख रहा हूं। भाई जब आप वर्क निकालते हो तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में। भाई पूरा प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स तरीके से डले हुए हैं, एकदम लाइन वाइज, सीरियल वाइज, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि सर अब वो पार्ट हमारा छूट गया है, रिवाइज करना पड़ेगा, तो प्लीज जाके देख लेना, उसका लास्ट वीडियो होगा वन शॉट कंप्लीट रिविजन वाला, ठीक है। वो सब करवा के रख दिया है वहां पे, बहुत तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है वर्क एनर्जी एंड पावर का। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एफ एस कॉस थीटा। अब जरा गौर करिए, गौर करिए, गौर करिए। फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है। लेकिन यार वर्क के बारे में तो हम जानते हैं, ये तो हमारे जान पहचान का है, वर्क आता है जूल्स में, ठीक है। इसका मतलब जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर, तो उसी को तो इंग्लिश में लिखा है कि जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बचा कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है ml2t-2, तो वो कैसे निकाला जाएगा। देखो भाई, इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे पूरी कहानी मैंने रख दी आपके सामने, है ना। आई गेस समझ में आ गया होगा। तो एक काम करो, उसको नोट कर लो, कल को तुम भूल जाओ फिर, है ना। इससे बेटर क्या है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो अब मैं बता रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 कैसे आएगा, किसका, टॉर्क का, ठीक है। जरा गौर करो भाई, टॉर्क की जब बात की जाएगी ना तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ चल साइन थीटा। यार ये जो आर है इसका मतलब क्या है, ये तो लेंथ है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स है ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स हम निकाल चुके हैं पहले से बहुत बार, ml_t-2। फोर्स क्या होता है, ml_t-2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ml2t-2, ml2t-2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई। अगर आपके दिमाग में यह अटक रहा है कि सर f को आपने कैसे लिख दिया ml2t-2, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बेटा फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो पता है ना,
फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि ये आपका आंसर आ गया है टॉर्क का ml/t-2, लेकिन आपको फोर्स का बता रहा हूं मैं अब, ठीक है। तो m मास के लिए क्या करेंगे, m यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के आपको अगर यूनिट में याद दिलाऊं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो ये इवेंचुअली क्या हो जाएगा, LT-2। तो यहां से क्या आ जाएगा, LT-2। वही मैंने यहां पे पुट किया था ml/t-2 के टर्म पे, पक्का, ठीक है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, ml/t-2, जो कि लिटरली वर्क के बराबर है, जो कि लिटरली एनर्जी के बराबर है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, इसको भी नोट कर लो। 3 2 1 रेडी गो, डन, ओके, क्लियर करें इसको। ये वाला कार्यक्रम आपका खत्म हो चुका है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले पॉइंट की तरफ, टॉर्क ऑन वर्टिकली हैंगिंग रॉड, ठीक है। एक रॉड है जो कि वर्टिकली हैंग हो रही है, तो उस वाले केस में टॉर्क कैसे काम करेगा ये आपको निकालना है। तो अब ना इसका जो पूरा फंडा होगा वो आपको यहीं पे क्लियर करता हूं मैं। देखो, पहली बात तो वर्टिकली हैंगिंग रॉड है। वर्टिकली क्या है, हैंगिंग रॉड है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक फिक्स्ड सीलिंग ये रही, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक फिक्स्ड सीलिंग हमने मान ली यहां पे। ये हमने मान ली इसकी एक फिक्स सीलिंग, ठीक है। अब एक वर्टिकली हैंगिंग रॉड होगा तो एक रॉड तो बनाना पड़ेगा ना। आ जाओ भाई, रॉड बनाया जाए। चलो, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये बनाया अपन ने इसका एक वर्टिकली हैंगिंग रॉड, ठीक है। अब एक बात सुनना बहुत ही अच्छे से, इत्मीनान से, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मैं अप्लाई करने वाला हूं फोर्स, इस वाले पॉइंट पे मैं अप्लाई करने वाला हूं फोर्स। और मान लो कि मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, और जो मैंने फोर्स अप्लाई करा ना उसका डायरेक्शन मैं कहां दे रहा हूं, नीचे, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहां दिया मैंने, नीचे की तरफ। अगर इसका डायरेक्शन मैंने दिया है नीचे की तरफ, तो ये जो फोर्स था जो मैंने अप्लाई करा है, लेट दैट फोर्स बी एफ के बराबर। अब अगर मैं खींचूंगा इसको नीचे की तरफ, बाकी सब चीजें भूल जाओ। अगर तुम इस वर्टिकली हैंगिंग रॉड को अगर तुम ऐसे नीचे की तरफ ही खींचोगे तो भाई ये क्या घूम जाएगा क्या, नहीं घूमेगा, कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं इस रॉड को खींचूंगा नीचे की तरफ तो कभी ये रॉड घूमता वो तुमने देख लिया है क्या, नहीं देखा है। इसका मतलब टॉर्क कितना है यहाँ पे, टॉर्क कितना है यहाँ पे, 0, ठीक है। अब उसको प्रूव कैसे करूंगा जरा गौर करना। एफ तो ये आ गया, उसके बाद जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई करा है उस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई। और पोजीशन वेक्टर देखो भाई, ये है वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट होने वाला एक्सेस, ठीक है। इसको मैं लिख ही देता हूं ना कि दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच रोटेशन विल हैपन। अगर रोटेट कभी हुई बॉडी तो इस फिक्स्ड एक्सिस या इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होगी, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां पे अगर मैंने इस वाले पॉइंट पे अप्लाई करा है फोर्स, तो इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे को मार्क आउट करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट का मुझे क्या मार्क आउट करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। अब जरा मार्क आउट करें इसको, एरो मार दिया, ठीक है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ना इसको अपन आर से करेंगे रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे, आर से करेंगे रिप्रेजेंट। अब जरा गौर करना, यहां पे एक बात तो श्योर है कि यहां पे कोई रोटेशन नहीं होने वाला। इसका मतलब नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो मैं इसमें लिख ही देता हूं कि हियर नो रोटेशन विल टेक प्लेस, हियर नो रोटेशन विल टेक प्लेस। यहां पे कोई भी रोटेशन नहीं होने वाला है, नो रोटेशन विल टेक प्लेस। देयरफॉर नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। यहां पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये कैसे आएगा इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं। तो जरा यहां पे आ जाइए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। अब जरा ध्यान देना बेटा अच्छे से, यहां पे आर कहां पर है, नीचे की तरफ है। फोर्स भी कहां अप्लाई कर दिया, नीचे की तरफ। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कितना एंगल हो गया उसके बीच में, 0। तो यहां पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन कितना, साइन हो जाएगा 0। और उसके बाद साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगर एक वर्टिकली हैंगिंग रॉड है, दिस इज द वर्टिकली हैंगिंग रॉड,
यही तो आपके पास वर्टिकली हैंगिंग रॉड है, ठीक है। तो अगर आपने इसका पोजीशन वेक्टर नीचे की तरफ था, किसका है ये पोजीशन वेक्टर? अरे जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये था आर के बराबर। फोर्स का अप्लाई करा नीचे की तरफ, कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। टॉर्क कितना हो गया? 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब टॉर्क का ज्यादा होना, टॉर्क का कम होना, ये मेजरली डिपेंड किस पे कर रहा है पता है? साइन थीटा पे, ठीक है। तो टॉर्क का मैक्सिमाइज होना किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा के मैक्सिमाइज होने पे। टॉर्क का मिनिमाइज होना किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा के मिनिमाइज होने पे। पहले मैं आपको जरा एक सिंपल सी बात सिखाता हूं। अगर आप साइन थीटा का ग्राफ चेक करें ना, तो साइन थीटा का ग्राफ लुक्स लाइक दिस, और फिर वो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 0 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 360 डिग्री हो जाएगा, पक्का। तो यहां पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर आपको साइन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्स वैल्यू क्या आ रही है? +1, और ये +1 की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री पे। +1 की वैल्यू कितने पे आ रही है? 90 पे आ रही है। 90 का मतलब क्या होता है? π/2। 90 का मतलब क्या होता है? π/2। अगर आप यहां पर भी कभी अटकते हैं ना, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद तो खेल लोगे ना, अगर पाई है 180 तो π/2 कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? +1। तो इसका मतलब टाउ मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टर्निंग इफेक्ट कब मैक्सिमम होगा? ट्विस्ट कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्स होगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू मैक्स कितनी आती है? +1। कब आती है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब नाउ टाउ, यहां पे टाउ मिनिमम कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। वैल्यू वाइज चेक करो तो वैल्यू वाइज 0 होगा, ठीक है। अब ये 0 कब आ रहा है? जब एंगल ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ टाउ इज मिनिमम हियर इन दिस केस, हियर इन दिस केस एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये वाली बात समझ में आ गई। तो वर्टिकली हैंगिंग रॉड में एक केस तो ये वाला होता है। अब अगले वाले केस में मैं टॉर्क करवा दूंगा मैक्सिमम, ठीक है। टॉर्क कैसे होगा मैक्सिमम? जब साइन थीटा होगा मैक्सिमम, मतलब 90 पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो पूरा बताता हूं, तो जरा पहले आप इसको नोट करिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करिए, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया है, इसको फिर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आपको लेकर के आते हैं वर्टिकली हैंगिंग रॉड के अगले वाले केस के ऊपर, ठीक है। तो बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं अगला वाला केस। पहले वाले केस में हमने क्या किया? इसको खींच दिया नीचे की तरफ। अब इस वाले केस में क्या हुआ था कि एंगल हो गया 0, जिसकी वजह से टॉर्क कैसा हो गया? मिनिमम 0। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं जहां पे टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब वो कैसे होगा? आ जाओ दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे भाई साहब, ये लिया अपन ने एक फिक्स सीलिंग, ये क्या ले लिया हमने? ये ले लिया हमने एक फिक्स्ड सीलिंग है, ठीक है। अब बस ये फिक्स सीलिंग है, और क्या है इसमें? अब हो ये रहा है कि यहां से एक रॉड जो है ना वो लटक रही है, यहां से एक रॉड जो है वो लटक रही है, कुछ इस तरह। जी हां, तो ये रॉड जो है ऐसे लटक रही है। अब उसमें होना क्या है? जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करने की इच्छा रखता हूं वो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट। मैं सोच रहा हूं कि मैं तो यहां पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा, और फोर्स भी कैसा अप्लाई करूंगा? इस बार फोर्स टैंजेंशियल अप्लाई करेंगे। इस बार जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, वो अप्लाई करेंगे फोर्स टैंजेंशियल। ऐसा मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करने का सोचा है, ठीक है। अब जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो होना यहां पे ऐसा है कि यहां पे अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पहली बात ये समझो, पोजीशन वेक्टर मतलब ये होता है भाई साहब कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये रहेगा इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था इसको अपन नाम देने वाले हैं आर वेक्टर। जैसे यहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर एक तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा अबाउट दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? पहली बात ये समझना कि यहां पे टॉर्क जब आप निकालेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर एफ, उसके बाद साइन, उसके बाद क्या आ जाएगा? एंगल। और यहां पे आर और एफ में कितना एंगल है? यहां पे आर और एफ में एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो यहां पे टॉर्क आ जाएगा मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा? बस आर एफ के बराबर। इतनी सी बात थी। तो वर्टिकली हैंगिंग रॉड बेसिकली क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन करवाता है बेसिक फॉर्मूलों का, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दी रोटेशन एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे R क्रॉस F हो गया, बस इतनी सी बात थी। आया समझ के नहीं आया? पक्का आ गया? तो जरा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। इसको नोट कर लिया? पक्का? जल्दी करो, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो भैया, इसे क्लियर किया जाएगा। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। टॉर्क ऑन वर्टिकली हैंगिंग रॉड तो हमारा हो चुका है। अब आ रहे हैं टॉर्क ऑन रेंच, ठीक है। अब ये जो रेंच है आपको नजर आ रहा होगा, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, तो पहले जरा थ्योरी को देख लो, फिर बताओ कि क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद जब मैं इसको करवाऊंगा ना, तो वो चीजें थोड़ी सी और ब्रशअप हो जाएंगी। पक्का? चलो जल्दी नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, फिर इसको देख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब भाई ये जो बना हुआ है यहाँ पे रेंच, ठीक है, इसको ऐसे घरेलू भाषा में कहा जाता है पाना। क्या बोलते हैं इसको? पाना। ये क्या पाना, क्या खोना है सर? तो ये जो पाना होता है ना, ये नट को टाइट करने में काम आता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली अभी कहां पर यूज होता होगा तुम्हारे घर में, जरा सुनना। जैसे मान लो जब दिवाली की सफाइयां होती है ना, अब पापा लगे हुए हैं, कोई तो भी नट है जिसको वो टाइट कर जा रहे हैं, कूलर साफ कर रहे हैं, है ना, तो उसका नट टाइट किए जा रहे हैं। अब वो तुमसे बोलते हैं कि बेटा सुनो, एक काम करो, एक पाना लेकर के आओ, ठीक है, अलमारी में रखा होगा पाना। अब ये पाना क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं, तुमने इसको देखा होगा, लेकिन किस नाम से कहते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं वो तुम्हें नहीं पता होगा। पापा लोग यूजुअली ये रेंच वाला वर्ड थोड़ी यूज करते हैं, वो बोलते हैं बेटा पाना ले आओ, कसना है नट, है ना। तो इतनी सी बात है, कार्यक्रम में इतना सा है कि यहाँ जो पाना होता है, ये जो रेंच होता है ना, ये नट बोल्ट को टाइट करने में काम आता है। किसमें काम आता है? नट बोल्ट को टाइट करने में काम आता है। अब सर इसका लॉजिक कैसे जुड़ने वाला है टॉर्क के साथ, जरा इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो अभी एक बात सुनना, जो हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि टॉर्क जो होता है वो किसी भी फोर्स का जो है ना, वो टर्निंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? ट्विस्टिंग इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट। अगर मैंने कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करा और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद बॉडी अच्छे से घूम गई, बॉडी अच्छे से घूम गई, इसका मतलब उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त टॉर्क काम कर गया। क्या काम कर गया? टॉर्क काम कर गया, है ना। तो अगर किसी बॉडी पे टॉर्क काम करेगा, तो वो अगर कभी किसी फोर्स की वजह से टॉर्क काम करेगा, इसका मतलब उस फोर्स ने बॉडी को अच्छे से घुमा दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर भी क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए इस पाने से आप किसी नट को टाइट कर रहे हैं ना, आप इस पाने से, इस रेंच से आप किसी नट को टाइट कर रहे हैं। सबसे प्यारी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इतनी सी बात है कि रेंच को यूज करके आपको नट घुमाना ही ना। अगर आपको रेंच को यूज करके नट को घुमाना है, मतलब आपको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो अगर आपको नट को अच्छे से टाइट करना है तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, है ना। इसका मतलब टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। अगर नट को हल्का सा ही बस घुमाना है तो टर्निंग इफेक्ट कम होना चाहिए, मतलब टॉर्क कम होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मेरी बात सुनना, यहां पे सबसे प्यारी बात, जो सबसे कॉमन सेंस वाली बात है, वो ये होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक नट है, अब समझ जाओ, तुम फील पे चले जाओ, ठीक है। तो मान लो ये नट है, इस नट को हम इस पानी की हेल्प से जो है ना वो टाइट करना चाहते हैं। तो अब इतनी सी बात सुनना, ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड हो गया, इसके दांत में इसको अपन ने लॉक करवा दिया नट को, है ना। अब क्या है, मैं इस पाने को घुमाऊंगा, मैं इस रेंच को घुमाऊंगा, तब जाकर के ये नट जो है ना वो टाइट होगा, या तो स्क्रूड अप हो जाएगा या तो अनस्क्रू हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होने वाला है, जरा गौर करना। अगर मैं बहुत दूर से फोर्स अप्लाई करता हूं, सुनना अच्छे से, अगर मैं यहां से, जैसे मान लीजिए फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, या इसके एक्सिस की ये फिक्स्ड एक्सिस हो गई। अब अगर मैं फोर्स इस वाले पॉइंट पर लगाता हूं तो बड़े आराम से काम हो जाता है। ये फीलिंग वाली बात है। अगर मैं फोर्स बड़े इस वाले पॉइंट पर लगाता हूं तो बड़े आराम से काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई गलती से मान ले यहां पकड़ के यहां से धक्का दिए जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे धक्का दिए जा रहा है, अगर इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएगा ना तो ज्यादा अच्छा टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। आया समझ के नहीं आया? अगर आप इस रेंच को अच्छे से घुमाना चाहते हैं तो आप फोर्स जो है ना वो दूर अप्लाई करिए। कहां अप्लाई करिए? दूर अप्लाई करिए। तो ये जो दूरी है, लेट्स सपोज ए डिस्टेंस r है, ठीक है। तो सबसे प्यारी बात क्या है कि अगर r की वैल्यू ज्यादा है, अगर r की वैल्यू ज्यादा है तो टॉर्क भी ज्यादा आएगा, टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। अब मान लो अगर तुमने इसको बोला कि मैं तो यहां पे फोर्स अप्लाई करने वाला हूं, अब अगर तुम यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे, इसको ये नट को घुमाने के लिए अगर तुम यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो डिस्टेंस इतना कम है जिसकी वजह से प्रॉपर टर्निंग इफेक्ट नहीं आता। तो अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि टर्निंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यही वाली बात जो मैंने आपको बताई ना, यही पे लिखी हुई है। एक बार जरा इनको भी पढ़ लिया जाए तो क्या लिखा हुआ है, टू अनस्क्रू अ नेट फिटेड टाइटली टू अ बोल्ट वी नीड अ रेंच विथ अ लॉन्ग आर्म, ठीक है। ये जो था ना, इसको हम आर्म कह सकते हैं,
और ये पूरा रेंच तो है ना। तो हमें अगर किसी नट को अनस्क्रू करना है तो हमको एक रेंच चाहिए होगा जिसका लॉन्ग आर्म होगा, ताकि आप दूर से फोर्स अप्लाई करो। दूर से फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वही वाली कहानी, आर बढ़ जाएगा, और आर बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो उस नट बोल्ट का वो भी अच्छा खासा हो जाएगा, आराम से नट जो है वो अनस्क्रू हो जाएगा। ये छोटी सी बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, when the length of the arm is long, the force required to produce a given turning effect, ठीक है, force required to produce a given turning effect, turning effect का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में this is torque, ठीक है। तो अगर रेंच का जो लॉन्ग, अगर आर्म लॉन्ग हो जाएगा ना, तो यहां से आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ गिवन टर्निंग इफेक्ट। अब इसका जो पूरा फंडा होता है ना, आई लेट यू नो, यहां ध्यान दो। जैसे मान लो टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, टॉर्क। अब जब टॉर्क आप निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला पहले से आ चुका था, आर क्रॉस एफ। क्या फॉर्मूला आ चुका था, आर क्रॉस एफ। मैंने करवाया था ना आर एफ साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ आ गया। अब जरा गौर करना अच्छे से कि अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम मैक्सिमम 100 का फोर्स अप्लाई कर सकते हो, मान लो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम मैक्सिमम 100 का फोर्स अप्लाई कर सकते हो, सो लेट्स सपोज दिस इज कांस्टेंट, लेट्स अज्यूम्ड कि ये हमारे पास अपर लिमिट है 100 न्यूटन, तो ये फोर्स तो कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि टॉर्क जो है ना, दिस इज नाउ गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आर। और आर क्या होता है पता है, आर क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जैसे मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है, ये वाली क्या हो गई, फिक्स्ड एक्सिस हो गई। तो यहां से लेकर के जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां से लेकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी को आर कहा जाता है, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, अगर ज्यादा दूर अप्लाई करोगे फोर्स तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर आप ज्यादा दूर अप्लाई करोगे फोर्स तो बड़े आराम से टर्न करवा सकते हो, लेकिन अगर आप यहां पास में फोर्स अप्लाई करोगे, रोटेशन एक्सिस के पास वाले पॉइंट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर टर्निंग इफेक्ट बहुत ही मामूली होगा। इनफैक्ट वो जो हल्का सा टर्न भी होगा ना, उस छोटे से टर्न को प्रोड्यूस करवाने में भी जान निकल जाएगी। आया समझ, मतलब क्या होता है कि टर्निंग इफेक्ट बहुत बेकार हो जाता है, कब, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की दूरी बहुत पास होती है। तो पक्का, ठीक है। अब वही चीज तो है, इसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग आर्म यूज करोगे, दूर अप्लाई करोगे फोर्स, तो टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, पक्का आगे समझ। चलो भैया, अब जरा इसे क्लियर किया जाए। ये एग्जाम्पल तो भाई आपको यूज करना ही चाहिए। मैं तो क्या बोलता हूं, आज ही शुरू हो जाओ, ठीक है, घर के सारे नट खोल लो तुम तो, है ना, और चेक करो बार बार कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि हाँ भैया अगर दूर से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बड़े आराम से टर्न हो जाएगा, अगर पास से फोर्स अप्लाई करोगे तो टर्निंग इफेक्ट बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब उसके बाद जो शब्दावली यहां यूज करी हुई है उसको देख लिया जाए, ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन फाई इज मैक्सिमम, ठीक है। और ये साइन फाई कब मैक्सिमम होता है, साइन थीटा, मान ले साइन ऑफ एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वो तो +1 के बराबर होती है, +1। मैंने बताया था साइन थीटा वाला ग्राफ ऐसा बनता है ना, तो इसकी टॉप नॉच वैल्यू क्या होती है, +1, ठीक है। तो यहां पर अगर मैक्सिमम टॉर्क करवाना है तो साइन फाई शुड बी मैक्सिमम। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि आर क्रॉस एफ होता है, तो जैसे मान ले कि आर और एफ में एंगल आ गया फाई, तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ साइन फाई। ऐसे ही होता है ना, अगर आर और एफ के बीच में एंगल फाई है तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आर एफ साइन फाई के बराबर। नाउ अगर टॉर्क को मैक्सिमम करवाना है तो साइन फाई शुड बी मैक्सिमम, और साइन फाई की मैक्स वैल्यू क्या होती है, +1। वो कब आएगी, 90 डिग्री के एंगल पे। कब आएगी, 90 डिग्री के एंगल पे, बस। उसके बाद दैट इज, अरे यार 90 डिग्री का एंगल है मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। दैट इज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। अरे यार ये जो फाई का एंगल है वो आर और एफ के बीच का एंगल है। अब आर और एफ के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो आर और एफ कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। इतनी सी बात थी, ठीक है। चलो ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया, चलें क्लियर करें इसको अब। तो बस दिमाग में तुम्हें ये अटकाना है अभी कि टाउ मतलब टर्निंग इफेक्ट, किसी भी फोर्स को अप्लाई करेंगे और अगर उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद बॉडी घूम जाती है तो ये कहलाता है टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। इतना आगे समझ। उसके बाद टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। डायग्राम में साइन फाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वगैरह बना करके मैं दिखा चुका था, है ना। चलो अब इसे आगे बढ़ा जाए। टॉर्क ऑन अ डोर आ गया, ठीक है। डोर वाला एग्जांपल तो और भी ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। तुमने ये देखा है, इसको देखो, ये दरवाजा दिख रहा है, ठीक है, ये इसका हैंडल है। हैंडल जब भी होता है ना, और देखो और चीज सुनना, ये मान ले दरवाजा है, अच्छा यहां देख ले,
ये आसान रहेगा ज्यादा, है ना। तो भाई ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हैंडल होता है ना वो हमेशा दूर होता है। वही वाली बात नहीं आ गई, वही वाली बात नहीं आ गई जो यहाँ पे थी। मैंने कहा था ना कि भाई जैसे मान लिया अब यहाँ पे नट को अपन टाइट करने वाले हैं, तो ये रहा इसका रोटेशन एक्सिस। तो मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हमेशा दूर रखना पड़ता है। दूर होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पास में आ जाएगा तो टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा। यही वजह है, यही रीजन है जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं कि जो हैंडल होता है ना वो रोटेशन एक्सिस से दूर रखा जाता है। जितना दूर होगा हैंडल उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब भाई डिस्टेंस बढ़ गया, है ना। यहां पे देखो वर्टिकल एक्सिस से लेकर के हैंडल की दूरी बढ़ गई। अब हैंडल क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अरे भाई अगर तुम्हारे घर पे कोई आया, तुम अगर दरवाजा खोलोगे तो भाई हैंडल ही पकड़ते हो ना, पक्का, तो हैंडल को पकड़ के दरवाजा खोलेंगे आप। अब वहां पे क्या हो जाएगा कि जो हैंडल है वो वर्टिकल एक्सिस रोटेशन एक्सिस से दूर क्यों रखा हुआ है, बिकॉज अब आप जरा सा फोर्स अप्लाई करेंगे और वो दरवाजा जो है खुल जाएगा, आपके मेहमान जो है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लिया अगर तू ऐसा कर रहा है कि दरवाजा ये रहा, हैंडल दूर था, लेकिन तुम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो रोटेशन एक्सिस के पास, जैसे मान लो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, अब तुम यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि भैया दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, तो वो खोलेगा नहीं, आराम से खोलेगा नहीं। मेहमानों को लगेगा कि भगाने की कोशिश की जा रही है हमको, है ना, हमें अंदर नहीं आने दे रहा वो। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने ये डिस्टेंस कम रखा, कम डिस्टेंस रखने से टॉर्क जो है वो बहुत ही कम होगा, दरवाजा ढंग से घूम नहीं पाएगा, खुल नहीं पाएगा। पक्का आया समझ? तो ये वाली कहानी होती है टॉर्क वाली विथ रिस्पेक्ट टू डोर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ जरा पढ़ लो उसको। When theta is equal to 0 degree or 180 degree, then the value of torque becomes 0, which means that the door cannot be rotated by applying force in a direction parallel to the plank. ठीक है, देखो 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 यहां लेके आते तुमको। मान लीजिए ये डोर है, ठीक है, अब ये डोर मान ले क्लोज्ड है और ये है इसकी रोटेशन एक्सिस। ये क्या है इसकी? ये है इसकी रोटेशनल एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए आपने फोर्स तो दूर अप्लाई करा है ना, लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं यहां पे, भाई कितना अजीब लगेगा। और यहां पे अब जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है। तो अब जरा एक बात सुनना, आर भी इस तरफ है, एफ भी इस तरफ है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये दरवाजा है ना, अब तुम बाहर खड़े हो, किसी दरवाजा खोलिए, अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं इसको यहां धक्का लगा रहा हूं, अरे भाई रोटेशन एक्सिस ये रही, अगर मैं वहां धक्का लगा रहा हूं तो क्या होने वाला है भाई, सुनो क्या होने वाला है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ साइन फाई, और वो कितना एंगल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 एंगल हो गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं है, तुम दरवाजे के बाहर ही खड़े हो और दरवाजे पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं है, दरवाजा खोलेगा ही नहीं, तुम अंदर आ ही नहीं पाओगे। आया समझ? तो नो टर्निंग इफेक्ट, इतनी सी छोटी सी बात होती है, बस यही वाली कहानी है। पक्का आ गया समझ? तो ये आर क्या होगा पता है ना, आर क्या होगा पता है ना, जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उस पॉइंट का, सुनना अच्छे से, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, कौन? वेक्टर आर, ठीक है। इतनी सिंपल सी नाजुक सी बात थी है, आ गया समझ? तो इस वाले केस में देयर विल बी नो टर्निंग इफेक्ट। इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला होता है यार, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन के बाद जो भी एंगल होगा वो आर और एफ के बीच का एंगल होगा। फिर कहानी खेल लेंगे हम। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। इतना आ गया समझ, ठीक है। यही वाली कहानी होती है। जैसे मान ले कि ये रोटेशन एक्सिस है, अब मैं रोटेशन एक्सिस को ही धक्का दिए जा रहा हूं, दरवाजा खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है, पक्का, क्योंकि यहां पे आर की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अरे रोटेशन एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की दूरी आर होती है, अब तुम रोटेशन एक्सिस पे ही धक्का मारे जा रहे हो, लगे पड़े हो, रोटेशन एक्सिस को ही धक्काए जा रहे हो, तो वहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दरवाजा घूमेगा ही नहीं, ठीक है। यही छोटी मोटी कहानी है, इसका आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें, बिकॉज जो यहां पे लिखा हुआ है वो अति अति महत्वपूर्ण है। भावनाओं को इनकैप्सुलेट कर दिया इसने, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, है ना। अब ये जो रूल होता है ना, ये तो क्या है, मतलब हर जगह वेक्टर्स पे एप्लीकेबल तो होता ही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं A क्रॉस B
करने पर मुझे प्राप्त होता है सी। ठीक है, दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों का जब करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आंसर भी कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सी वेक्टर मिल रहा है। अब अगर मुझे ए और बी के डायरेक्शन पता है और मुझे सी निकालना है तो बताइए क्या करूंगा मैं, एक सिंपल सा काम करूंगा, 2 मिनट ध्यान देना बस तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, जैसे मान लिया अब ए वाला वेक्टर कहाँ काम कर रहा है, मान ले ए वाला वेक्टर यहां काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं बी वाला वेक्टर जो है ना वो यहां काम कर रहा है, और मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना वो दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है। मान लेते हैं कि ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है। इसको लिख दूं क्या, व्हाइट बोर्ड नहीं, इस बोर्ड के प्लेन में ही है। ठीक है, बोथ आर इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। और ये जो मैं बता रहा हूं ना तुमको, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस वाले फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे भी 12th क्लास में भी चल करके भी जब तुम्हारे पास फॉर्मूले आएंगे ना सामने इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वहां पर भी कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को लेकर के, है ना। तो ये कैसा फंडा काम करने वाला है सुनते हुए चलना बस 2 मिनट। तो बोथ आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोथ आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब होने क्या वाला है, जब भी यहां पे आपको निकालना होता है, जैसे मान लिया ए क्रॉस बी किसके बराबर था, ए क्रॉस बी किसके बराबर था, ये था सी के बराबर। तो इतना सा काम करना है, ए पहले हाथ कहां रखना है, ए के डायरेक्शन में। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी वाला पोजीशन। ठीक है, तो ए के डायरेक्शन में से अपन हमने हाथ रख लिया। उसके बाद कर्लिंग कहां पे करनी है, राइट हैंड है भाई साहब, तो ए क्रॉस बी, कर्लिंग कहां करनी है, चारों उंगलियों की बी के डायरेक्शन में। तो पहले हाथ कहां रख दो, ए पे रख दो, ए क्रॉस बी करने का। उसके बाद अंगूठा जहां पे आ रहा है ना वो हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर अगर गौर किया जाए, ए वाला इस बोर्ड के अंदर था, इस बोर्ड पे था, बी वाला भी इस बोर्ड पे था, तो ये अंगूठा कहां आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है, पिंक कलर से लिखेंगे भाई, दैट इज सी वेक्टर इज outside, is perpendicularly outwards to the board plane या to the plane of the board, to the plane of the board. It's as simple as that. ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई आप लोग को, पक्का आ गई। तो एक बार जरा ये लिख लो, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये जो आपको भी बताया था ना, दिस इज द एक्स्ट्रा ज्ञान। तो इसको ऐसे हैशटैग नोट एक्स्ट्रा ज्ञान लिख लेना, उसके अंदर ये छाप लेना। उसके बाद मैं तुम्हें टॉर्क के बारे में भी बताने वाला हूं कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो बहुत बढ़िया, इतना कर लिया। अब जरा अपन आते हैं टॉर्क के बारे में बातचीत कर लेते हैं। टॉर्क के लिए क्या करेंगे, देखो भाई साहब, टॉर्क के लिए भी कुछ नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। भाई साहब ऑर्डर बहुत मैटर करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, आर क्रॉस एफ किया गया है। मान ले, एक सेकेंड, आर वाला ऐसे काम कर रहा है, एफ वाला ऐसे काम कर रहा है, तो यहां पर भी सेम कहानी हो जाएगी। अगर ये वाला आर हो गया, ये वाला आर हो गया और इस तरफ एफ हो गया, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ करने पे टॉर्क भी कहां पे आएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड से आएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी भी टॉर्क का डायरेक्शन। इनफैक्ट आगे चल करके ना तुमको एक फॉर्मूला दिखाई देगा 12th क्लास में, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज रहेगा बाहर, उसके बाद वेलोसिटी क्रॉस, भैया ये बी क्या है, इस बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं ना। तो जब आपको फोर्स निकालना होता है ना तो वी क्रॉस बी कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, मान ले फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, वो चार्ज यहां भाग रहा है विद सम वेलोसिटी v और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b यहां पर काम कर रही है, तो v क्रॉस b करने पे फोर्स का काम करेगा बाहर की तरफ। इतनी छोटी सी बात होती है, पक्का। चलो इसे क्लियर कर रहा हूं मैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। दरवाजे वाला काम तुम्हारा हो चुका है, अब सीधी तौर पे आने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है और जेड एक्सिस पर क्या है, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है वो देख लो, उसके बाद फिर अपन इसको शुरू करने वाले हैं। जल्दी नोट करो। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब आपको लेके चल रहे हैं तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला नहीं एक फंडा यूज होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के टाइम पे अगर पाप कर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्रीवियस लेक्चर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, तरीके से ढूंढना, इत्मीनान से पढ़ना, तुम्हारा काम सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी करवाते हुए चलने वाला हूं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा वो पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, आपको दिक्कत तो उसमें नहीं आएगी। अब जरा जल्दी से आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन आपको एक चीज पता है ना, दिमाग में बस ये रखो कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, और आर क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर, है ना। आर इज द पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस का ओरिजिन, है ना। तो यार ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये एक्स के टर्म्स में होगा, पोजीशन y के टर्म्स में होगा और z के टर्म्स में होगा। अरे मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x y z हो सकता है ना। वैसे ही जब आप इस फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू x एक्सिस पर भी कुछ हो सकती है, फोर्स को रिजॉल्व कर देना y पर, फोर्स को रिजॉल्व कर देना z पर। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको। और आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट रिजल्ट जो आएगा वो ये आना चाहिए, x की वैल्यू ये, y पर टॉर्क ये, z पर टॉर्क ये। चलो भैया अब बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ ध्यान दीजिए। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर की जब बात की जाएगी तो x होगा x एक्सिस पे, y का कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस पे, और जो z कोऑर्डिनेट है उसको z लिख देता हूं, z एक्सिस पर है तो यूनिट वेक्टर इज k कैप, है ना। और दूसरी सबसे प्यारी बात यह है कि जो आपने फोर्स अप्लाई करा है, उस फोर्स की कुछ वैल्यू होगी x एक्सिस पे, f सबस्क्रिप्ट x लिखा हुआ, ये f इंटू एक्स नहीं है ना, जरा गौर करना इस बात पे। उसके बाद फोर्स की वैल्यू होगी y एक्सिस पे, अरे गजब, और फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी z एक्सिस पे, तो k कैप। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, तुम्हारा बस ये बनता है तरीके से लेक्चर को पूरा देखते हुए चलना, बिकॉज ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इज अ हैवी चैप्टर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि टफ चैप्टर है, ये चैप्टर है तो सिंपल ही, बट इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपका खुद का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। कोई लेक्चर आया है उसकी लेंथ मत देखो कि अरे यार ये लेक्चर तो 1 घंटे का है। अरे भाई साहब अगर वो लेक्चर 1 घंटे का है तो उसमें समझाने की कोशिश बहुत जबरदस्त करिए। आया आपको समझ? तो भाई अगर तुम ऐसे 5-5 मिनट के स्निपेट्स पे जाओगे कि यार ये 5 मिनट का है, देख लेता हूं, टॉर्क इन 5 मिनट्स, अरे 5 मिनट में दिमाग में क्या घुसने वाला है, परसेप्शन नहीं सेट होता। आया समझ? पक्का? तो इत्मीनान रखा करो और तरीके से पूरे लेक्चर्स देखा करो। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर गिवन है, एफ गिवन है। अब आपको पता होता है अच्छे से कि नाउ टॉर्क जो होता है ना वो हो जाता है आर क्रॉस एफ। क्या हो जाता है? आर क्रॉस एफ। अब इन दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाए, तो चलो अब तुमको लेके चलते हैं कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, तो है ही, ऊपर लिख ही चुका हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आप बनाते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या बनाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं यहां पे डिटर्मिनेंट्स। अब बनाओ डिटर्मिनेंट्स, ये बनाया और एक लाइन लगा दी यहां पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा तो जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। देखो भाई सबसे पहले यहां पे क्या लिख देंगे अपन, आई कैप, फिर लिख देंगे जे कैप, फिर लिख देंगे के कैप। अब क्या होता है, ये चलता है बाय डिफॉल्ट प्लस में, जब आप क्रॉस सॉल्व करेंगे ना तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। नाउ गो विद द फ्लो। आर क्रॉस एफ था, मतलब पहले आर के नंबर चिपकाओ फिर एफ के नंबर चिपकाना। नाउ आ जाओ, आर का नंबर क्या, मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है, y है और z है। f का वेरिएबल क्या है, तो फोर्स अलोंग x एक्सिस है, फोर्स अलोंग y एक्सिस है और फोर्स अलोंग z एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना होता है ना तो कैसे कहानी आगे प्रोसीड करती है तो जरा गौर करिएगा। टाउ निकालने वाले थे आप, क्या निकालने वाले थे, टाउ मतलब टॉर्क, ठीक है। तो पहले आई कैप पे आ जाओ, आई कैप वाला चल रहा है प्लस में, है ना, तो इसका कॉलम छुपा दो, इसका रो छुपा दो, कॉलम गया रो गया, तो ये y इंटू एफ जेड, ये पैटर्न है, y इंटू एफ जेड माइनस z इंटू एफ वाई। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? उसके बाद क्या हो जाएगा, जे कैप का कैसा कोएफिशिएंट है, माइनस, ठीक है, तो माइनस का जे कैप, कॉलम छुपा दो, इसका रो छुपा दो, तो कॉलम गया रो गया, x टाइम्स एफ जेड माइनस क्या हो जाएगा, z टाइम्स एफ एक्स। क्या हो जाएगा, z टाइम्स एफ एक्स। ओके भाई f इंटू एक्स नहीं है, बता चुका था, f सबस्क्रिप्ट x है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। अब जरा k कैप पे आ जाया जाए, तो ये रहा k कैप, बाय डिफॉल्ट वो प्लस का साइन कन्वेंशन है ना उसके पास, तो कॉलम गया, इसका रो गया, तो अब ये बचा, ये 4 आइटम बच रहे हैं, कॉलम गया और रो गया ना, x टाइम्स एफ वाई, फोर्स ऑन दी वाई एक्सिस, माइनस क्या हो जाएगा, y टाइम्स एफ एक्स, मतलब y इंटू फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस। चलिए इतना आगे समझ। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, बहुत ही प्यार से ध्यान दीजिएगा।
चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, यहाँ पे y टाइम्स एफ जेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिल्ला चोट नहीं है यहाँ तक। उसके बाद बगल में क्या आ रही है, आई कैप आ रही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को जब अपन यहाँ अंदर भर देंगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, जब माइनस को मैं अंदर कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा z टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, और यहाँ पे क्या चल रहा है, जे कैप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जे कैप को लिख दो। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, के कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको बताता हूं, नाउ जनरल फॉर्मूला अगर मैच किया जाए ना, जनरल फॉर्मूला, तो भाई टाउ को ना, टॉर्क को कैसे लिखा जाना चाहिए था, देखो टॉर्क की वैल्यू आती एक्स एक्सिस पे आई कैप के साथ, टॉर्क की वैल्यू आती वाई एक्सिस पर जे कैप के साथ, और टॉर्क की वैल्यू आती जेड एक्सिस पर के कैप के साथ। आया समझ की नहीं आया? अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे क्या समझ में आएगा पता है, मेरे को ये समझ में आएगा कि ये जो चीज गिवन है, ये टाउ की वैल्यू है अलोंग द एक्स एक्सिस, बिकॉज बाजू में क्या है, आई कैप है। उसके बाद ये जो वैल्यू गिवन है, ये टॉर्क की ही वैल्यू है अलोंग द वाई एक्सिस, और ये जो वैल्यू गिवन है, ये टॉर्क की ही वैल्यू है अलोंग द जेड एक्सिस। आया समझ की नहीं आया? इसका मतलब टॉर्क अलोंग एक्स कितना हो जाएगा पता है, वाई टाइम्स एफ जेड माइनस जेड टाइम्स एफ वाई, वाई टाइम्स एफ जेड माइनस जेड टाइम्स एफ वाई, पक्का? वैसे ही टॉर्क कितना आ रहा है वाई एक्सिस पे, z टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, z टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, और उसके बाद टॉर्क कितना आ रहा है z एक्सिस पे, तो ये आ रहा है x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, यहां देख लो x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, बस इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अब आप इसे कैसे लिख करके आएंगे, तो यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे पता है, फिर अपन करेंगे इक्वेशन के नाम रख देते हैं पहले। मान लीजिए इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन, है ना। उसके बाद फिर लिखा जाएगा इसमें कि कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस वी हैव। कंपेयर करने के बाद हमें समझ में आया, और क्या समझ में आया, हमें समझ में यह आया कि जब आप टाउ की वैल्यू निकालेंगे, जब आप टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं एक्स एक्सिस पे, कहां पे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे, चलो उसके बाद टॉर्क निकालते हैं वाई एक्सिस पे, उसके बाद आप टॉर्क निकालते हैं जेड एक्सिस पे। तो जो कहानी चलने वाली है ना, वो चलने कैसे वाली है, देखो एक्स वाई जेड, जरा ध्यान दो, जब x पे निकालना है ना आपको, जब x पे निकालना है तो गेम चलना है y और z के बीच में। गेम कहां चलना है, तब सर गेम चलना है y और z के बीच में, मतलब y टाइम्स एफ जेड माइनस z टाइम्स एफ वाई। कंपेयर करो, वही लिखा हुआ था y टाइम्स एफ जेड माइनस जेड टाइम्स एफ वाई। वैसे ही सिमिलरली अब ये पैटर्न धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा। जब आपको टॉर्क निकालना है y के बीच में, तो गेम चलना है z और x के बीच में, तो ये हो जाएगा z टाइम्स एफ एक्स माइनस पलट दो उसको तो x टाइम्स एफ जेड। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है, अगर टॉर्क निकालना है z एक्सिस पे, z पे निकालना है तो गेम चलना है x और y के बीच में, तो x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स। बस इतनी सी बात होती है। ये आपका टॉर्क आ गया है ऑन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑन ऑल द थ्री एक्सिस। एक्स पे निकाल लिया, वाई पे निकाल लिया और जेड पे निकाल लिया। ये हल्का सा बस मैंने बना के रख दिया है कि हाँ जी, अगर एक्स पे निकालना था तो वाई और जेड का गेम चला, जब वाई पे निकालना था तो जेड और एक्स का गेम चला, जब जेड पे निकालना था तो एक्स और वाई का गेम चला, कुछ इस तरह। ठीक है, आ गया समझ पक्का। अब आपका ये बनता है, देखिए यहां तो जो था वो आपने नोट पहले से ही कर लिया था। अब जब स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो उसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। गजब, बहुत बढ़िया, ये ले लिया। अब उसके बाद फिर आप आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आ गया आपके पास फाइनल आंसर 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत ही जबरदस्त है ना, आ गया। अब इसे क्लियर किया जाए। ओके डन, ये वाला आपका पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये हमने निकाल दिया है टॉर्क ऑन दी रेक्टेंगुलर, टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक्स पर निकाल दिया, वाई पर निकाल दिया और जेड पर निकाल दिया। अब इससे आगे बढ़े, हाँ जी इससे आगे बढ़ते हैं।
ये वाला काम तो अपना हो चुका है। अब निकालना था यहां पे फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। अच्छा ठीक है, फोर्स गिवन है अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। ठीक है, तो बाद में देकर रखा है पोजीशन वेक्टर और पहले देकर के रखा हुआ है फोर्स। और आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क निकालना है आपको, है ना। चलो निकालते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। जिस लॉजिक को यूज करके मैंने इसका डेरिवेशन परफॉर्म किया था उसी लॉजिक को, कौन सा लॉजिक? अरे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वाला लॉजिक, ठीक है, उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो बिना समय लगाए सॉल्व करते हैं। टॉर्क निकालना है, फोर्स गिवन है और आर गिवन है। एक बात जरा गौर करना, वो गौर करने वाली बात यह है, सोल्यूशन पे तो आ ही रहे, वो गौर करने वाली बात यह है कि जब आप टॉर्क का फॉर्मूला एक्सप्रेस करते हैं ना तो यह आता है आर क्रॉस एफ। क्या आता है? आर क्रॉस एफ। इसको आप कभी भी बचपने में ऐसा मत बोलिए कि एफ क्रॉस आर है, बेटा आर क्रॉस एफ अलग कहानी हो जाती है, एफ क्रॉस आर अलग कहानी हो जाती है। जिन्होंने अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है मुझसे या खुद से भी अगर पढ़ा होगा तो उनको यह पता होगा कि आई क्रॉस जे कुछ और होता है और जे क्रॉस आई कुछ और होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जी हाँ, के होता है। और जब जे क्रॉस आई पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का के हो जाएगा। सो ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट द सेम। ठीक है, चलो इसलिए मैं क्या बोल रहा था ना कि पहले आर लिखा है कि पहले एफ लिखा है, तो पहले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या देके रखा हुआ है? एफ देके रखा हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने के टाइम पे ना ख्याल रखना पड़ेगा आर क्या है, एफ क्या है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग to given data, according to given data we have, हमारे सामने क्या डेटा गिवन है तो जरा गौर करना। f गिवन है पहले, r गिवन है बाद में, जबकि मुझे r चाहिए पहले। तो 2 - 1 और 1 क्या लिखा हुआ है? 2 - 1 और 1। ओके डन। 2 - 1 + 1, यह आ गया r। और दूसरी बात यह है कि फोर्स क्या गिवन है, तो जरा फोर्स पर नजरें जमाई जाएं। तो फोर्स गिवन है 5 - 2 7, 5 है, -2 है और 7 है। बेटा आपका आंसर आ गया क्या? कमेंट में भर दो। 5 है, -2 है और 7 है। जो भी आपका आंसर आ जाए आप जल्दी से कमेंट में भर दीजिए, फिर हम उसको चेक कर लेंगे। 5 - 2 7 सही लिखा ना? चलो गजब गजब गजब। अब आपको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना है? टॉर्क। नाउ जब टॉर्क निकालना है तो भाई साहब दुनिया जानती है अब तो कि आर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा फोर्स के साथ, तब जाके मिलता है टॉर्क। अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो बस डिटर्मिनेंट का फंडा है। कौन सा फंडा है? डिटर्मिनेंट्स का फंडा है। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे तरीके से यार, बस नंबर्स तो पुट करने। चलो आ जाओ, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट प्लस, बाय डिफॉल्ट माइनस, बाय डिफॉल्ट प्लस। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज भरो इत्मीनान से, आर पहले एफ बाद में। ठीक है, तो आर क्या है? 2 - ये आई लिखा हुआ था, ये जे लिखा हुआ था, जे था, तो 2 - 1 और 1, तो आर भर दिया 2 - 1 और 1। उसके बाद फिर एफ भर देना, तो 5 - 2 और 7, तो 5 आ गया, -2 आ गया और क्या आ गया? उसके बाद 7 आ गया। अब जरा सॉल्व करो इसको इत्मीनान से। तो अब यहां पे ऐसा हो जाएगा कि जब आप टॉर्क निकालेंगे ना, जब आप टॉर्क निकाल रहे होंगे तो आर क्रॉस एफ करना था, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आई कैप वाला छुप गया, ये वाला छुप गया, तो कॉलम गया और रो गया। तो -1 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 - 7। ठीक है, यहां पे इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो -1 × 7 कितना होता है? -7। तो उसके बाद ये हो गया, उसमें से माइनस करना इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -2 × 1 कितना होता है? -2, और एक माइनस बाहर लगा हुआ था तो क्या हो जाएगा? +2। और ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है आई कैप। ये क्या आ रहा है? आई कैप आ रहा है। उसके बाद जे कैप, माइनस का चलने वाला है जे कैप। इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो 2 7 से कितना हो गया? 14 हो गया। 2 7 से कितना हो गया? 14, -5 × 1 कितना आ गया? 5। उसके बाद फिर आ जाओ के कैप के ऊपर, आ जाओ कहां पर? के कैप के ऊपर। कॉलम गया, इसका रो गया, तो 2 × -2 कितना होता है? -4 होता है, चलेगा। उसके बाद माइनस, ये तो हो गया। फिर 5 × -1 कितना होता है? -5, तो माइनस और माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस। तो देयरफॉर जो टॉर्क आ रहा है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा? -7 + 2 कितना होता है? -5। -5 आई कैप।
उसके बाद 14 माइनस 5 कितना होता है 9, और बाहर माइनस लगा हुआ था तो -9 का जे कैप, उसके बाद 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो यह रहेगा प्लस का 1 k cap. It's as simple as that. So this is going to be your final answer. This is going to be your final answer. पक्का आ गया आपको समझ? तो सवाल अगर आपको नोट करना है तो ये रहा आपका सवाल, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समय कम है तो, अदरवाइज मैं तो ये बोलता हूं कॉपी किताब लेके बैठा करो, तरीके से नोट करते हुए चलना है। 3 2 1 रेडी गो, डन, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर आप आओगे ना इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, तो ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया होगा। अब जरा इसे गायब किया जाए और जल्दी से बिना समय लगाए चलते हैं अगले वाले कंटेंट की तरफ, ठीक है? ये भी टॉक की बातें चल रही हैं बस, है ना? अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर टॉक इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? पहले वाला क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे आ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, है ना? और ये फिजिकल मीनिंग है किसी भी तरह के टॉर्क का। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये डायग्राम जो है ना, ये अभी लग रहा होगा भयानक डायग्राम कि सर जी यहाँ पे हो क्या गया, इतने कर्व कैसे बन गए, ये पी का मतलब क्या हो जाएगा। अब ये पी एक पॉइंट है, मोमेंटम नहीं है, पी एक पॉइंट है। यूजुअली क्या होता है ना, छोटा वाला पी जो होता है ना, दिस इज फॉर मोमेंटम, बड़ा वाला पी है तो पॉइंट भी हो सकता है, चलेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि अब इस वाले केस में आपको टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। और यहां पे इसका जो अल्टीमेट फॉर्मूला आने वाला है ना, यहां पे इसका जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आने वाला है टॉर्क का, वो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आने वाला है, x टाइम्स एफ वाई माइनस, ओके सर ये तो कहीं देखा हुआ था, ये वाला एक्सप्रेशन तो कहीं देखा हुआ है। हाँ जी देखा है आपने इससे पहले वाले केस में, ठीक है? जब टॉर्क निकालना था x पर, y पर और z पर, तो जो z वाला कंपोनेंट था टॉर्क का ना, वो ऐसा था। अब जरा गौर करो यहाँ पे सर z वाला कंपोनेंट यहां से कैसे मैच करेगा। अब जरा देखना बेटा, x वाला एक्सिस यहां पर है, y वाला एक्सिस यहां पर है, और ये जो कर्वेचर है ना, ये एक पाथ है पार्टिकल का, ये जो कर्वेचर बना करके रखा है ना, दिस इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल का रोटेशन ऐसे हो रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, तो वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो घूम रही है इस वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि यहां से बाहर आ रही है कैमरे की तरफ, दैट इज आपकी तरफ, ठीक है? जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, इसका जो रोटेशन एक्सिस है, रेवोल्यूशन एक्सिस है, वो दरअसल ये वाला एक्सिस है, जो कि लाजमी सी बात है जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस है तो यही फॉर्मूला आना चाहिए ऑब्वियसली, है ना? तो अब वही निकालने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पैटर्न में निकालने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा, चलिए आपको लेके चलते हैं आप तरीके से। तो पहले तो बनाओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले बनाओ तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास में, मान लेते हैं अभी के लिए, सही है, क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस, ठीक है? अब यहां पे ना सर्कुलर पाथ में मान लो कोई पार्टिकल है जो कि ऐसे यहां से ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो ऑब्वियसली दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब क्या होने वाला है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे घूम रहा है कोई पार्टिकल, तो मैं उसका पाथ पूरा ट्रेस कर देता हूं आपके लिए, कुछ इस तरह। ये एक पाथ में घूम रहा पार्टिकल, है ना? तो जब ये पार्टिकल, मान लो कि पार्टिकल पहले कहीं पे तो होगा, है ना? तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल द पार्टिकल वाज इनिशियली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं कि पार्टिकल वाज इनिशियली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट को फिर नाम दे दिया P, और कोऑर्डिनेट क्या रख दिए इसके, मान लेते हैं x, y, कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही। तो जब हम इसको पहले लोकेट करेंगे ना किसी पोजीशन वेक्टर के सहारे से, जब लोकेट करेंगे तो ओरिजिन से ही कहानी स्टार्ट करोगे ना, तो ये बनाओगे और तुम क्या बोलोगे कि अच्छा बेटा ये जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट P का। जब हमने पहली बार देखा था किसको, पॉइंट P को, जब हमने पहली बार देखा था तो ये था उसका पोजीशन वेक्टर, तो मानोगे नहीं, है ना? अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद पार्टिकल जो है वो घूम करके मान लो यहां कहीं पहुंच गया, कहीं तो जाएगा ना मेरे भाई, घूम ही तो रहा है, तो जहां पे था वहां थोड़ी रहेगा, अब तो घूम रहा है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, हर कोई कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। अब मान लो पार्टिकल यहां पे आ गया, तो अब आप बनाएंगे इसका नया पोजीशन वेक्टर। अब क्या बनाएंगे इसका, अब बनाएंगे आप इसका नया पोजीशन वेक्टर। तो अब इसको शो करेंगे आप ऐसे कि बेटे अब यहां पे आप दिखाई दे रहे हो, है ना? अब जरा गौर करना, एक बहुत ही प्यारी सी बात है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये रहा, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये रहा पार्टिकल का। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, यहां से स्टार्ट करा और यहां पहुंच गया, तो ये आया इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या आया इसका डिस्प्लेसमेंट आया,
ये वाला वेक्टर आर हो गया। अब मेरी बातों पे जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये वाला वेक्टर आर हो गया था, आर के बाद जरा सा डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ हुआ है इसका, तो इसको हम कह देंगे डी आर। क्या कह देंगे हम इसको? डी आर वेक्टर। जरा सा डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हुआ है, इसको बोल देंगे हम डी आर वेक्टर। अब आपको ट्राइंगल लो याद है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे अगर दूसरे वाले वेक्टर का टेल आ रहा है ना, क्या बोला मैंने? येलो वाले वेक्टर के हेड पे अगर रेड वाले वेक्टर का टेल आ रहा है तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो येलो वाले के टेल पे शुरू होगा और दूसरे वाले के हेड पे खत्म होगा, मतलब रेड वाले के हेड पे खत्म होगा, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आर का और डी आर का रिजल्टेंट वेक्टर ये है तो ऑब्वियसली इसको लिखा जाएगा आर प्लस डी आर। आया क्या? आया क्या समझ? क्या बोला मैंने? अगर आर का और डी आर का रिजल्टेंट ये है तो उसको लिखा जाएगा आर प्लस डी आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी बातचीत समझ में आ गई आप लोग को पक्का? अब जरा गौर करिएगा, यहां पे जो ये पार्टिकल मूव हुआ है ना यहां से लेकर के यहां तक, तो जब ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक मूव करा तो दरअसल वो एक्स एक्सिस पे थोड़ा पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। तब वो दरअसल एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आ गया है पीछे की तरफ, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे यह आ गया ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ। चलो भैया अब जरा गौर करना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कलाकारी है पूरी यार। हल्का से आए ना पीछे की तरफ, और अब जब ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया तो वाई पे वो कहां चला गया? ऊपर की तरफ। तो ये जो इसने छोटा मोटा डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो ट्रैवल करा है ऑन दी एक्स एक्सिस, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा dx से। क्या आप साथ है मेरे? है ना। और जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो वो वाई पे ऊपर पहुंच गया ना, तब वो पार्टिकल वाई पे कहां चला गया? तब वो पार्टिकल वाई पे चला गया है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह। अरे गजब यार, मत तो करो, ठीक है। ऐसे पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसने, जरा सा छोटा सा जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है ये करा है ऑन दी वाई एक्सिस, तो क्या बोलूंगा मैं इसको? तो मैं इसको बोलना चाहूंगा डी वाई। क्या बोलना चाहूंगा? डी वाई। अब जरा ध्यान देना, जरा सा ही डिस्टेंस ट्रैवल करा है तो उसको फिर वापस से कलाकारी दिखानी पड़ेगी इसमें। चलो बहुत बढ़िया, तो ये इस तरफ आ गया dx, ऊपर क्या चला गया है? dy चला गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? पक्की तौर पे इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़े बहुत एंगल्स की बातचीत कर ली जाए। जब पार्टिकल इनिशियली यहां पे था तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा मान लेते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है, इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट की दूरी x पर कितनी है? x के बराबर, और इस वाले पॉइंट की दूरी y पर कितनी है? y के बराबर। इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, अगर मैं इस पार्टिकल पे मान ले एक फोर्स लगा देता हूं, मान ले यार इसका अगर मोशन हो रहा है, अब मैं टॉर्क की बात करने वाला हूं, ठीक है, तो बिना फोर्स अप्लाई करे टॉर्क थोड़ी आया होगा। तो जब मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन से कलर से करें? वाइट से कर दें क्या? चलो, तो मान लो अगर मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरह, ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या लिख देंगे? अभी तो एफ ही लिख देंगे, उसके बाद फिर उसको रिजॉल्व कर देंगे। अभी डायग्राम आपको हल्का सा लग रहा होगा कि सर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हो तो रही हैं लेकिन समझना पड़ेगा कि पॉइंट को, बिकॉज हर पॉइंट लिंकेज में है। पहले पार्टिकल यहां पे था, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया, बिकॉज इसका रोटेशन तो हो रहा है ना अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। कौन सी एक्सिस है ये भाई? ये वाली एक्स थी, ये वाली वाई, तो ये वाली कौन सी होगी? जेड होगी। पहले यहां पे था तो पॉइंट, ओहो, पहले यहां पे था तो कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी आर हो गया, रिजल्टेंट हो गया आर प्लस डी आर। जब यहां से यहां पहुंच रहा है पार्टिकल तो एक्स पर पीछे आया होगा डीएक्स की दूरी से, और वाई पर ऊपर गया होगा डी वाई की दूरी से। इतनी कहानी अभी के लिए समझ में आ रही है? जरा इसको बनाओ, उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा एक आध छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं इसके अंदर। देखो भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा हो चुका है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जरा से ही हुआ था डीआर, वो तो डायग्राम को बना दिया मैग्नीफाई करके, है ना। बट द थिंग इज दैट कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जरा बारीक सा ही हुआ था, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो बन रहा होगा डी थीटा का एंगल। कितना बन रहा होगा? वेरी स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट का, थीटा, डी थीटा, है ना। इतनी बात तो पूरी क्लियर हो चुकी है। अब जरा गौर करें, ये हो गया था एफ के बराबर। अगर मैं इस फोर्स को भी रिजॉल्व करना चाहूं तो यहां पे इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा इस एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा? ये एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ एक्स। चलो, जब इसको यहां पे रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, और जब इसको रिजॉल्व करूंगा ऊपर तो ये कितना हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा। इतनी सी बात है, बारीक सी बात है ना।
चलो लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा एफ एक्स और ये क्या हो जाएगा एफ वाई, बस इतनी सी बात है ना। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, अगर डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है इस वाले पॉइंट का कि एक्स पर कितना हो रहा है वाई पर कितना हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो भी काम आने वाला है। अब वो सर कैसे काम आने वाला है, देखो ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। मान लो पॉइंट पहले यहां पे कहीं था, तो ये रहेगा इसका पोजीशन वेक्टर आर, ये क्या रहेगा इसका, ये रहेगा इसका पोजीशन वेक्टर आर, और ये कितना एंगल हो गया है, थीटा हो गया। अब जब आप इसको एक्स पर रिजॉल्व करोगे ना, तो ये एक्स पे आ जाएगा आर कॉस थीटा, कितना आ जाएगा एक्स पर, आर कॉस थीटा। और जब आप इसको वाई पर रिजॉल्व करोगे तो ये वाई पर आ जाएगा आर साइन थीटा। बस एंगल पूछो, कॉस चिपकाओ, कैसे हम इसको रिजॉल्व किया करते थे, एक्स पे करेंगे तो एक्स कॉस थीटा आर कॉस थीटा, और जब वाई पे करेंगे तो आ जाएगा आर साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ना उसका एग्जैक्टली यूज कैसे होगा यहां पे आपको दिखाता हूं, ध्यान दो। जब आप वर्क निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर स्मॉल वर्क है तो फोर्स इनटू क्या हो रहा होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डीआर आ रहा होगा, पक्का। अब देखना कैसे इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। वर्क इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब फोर्स को आप खोलेंगे ना तो ये ऐसे खुल जाएगा, फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर आई कैप, फिर फोर्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर जे कैप। सिमिलरली जब आप dr को खोलेंगे तो dr क्या होगा पता है, देखो dr निकालना है तो dx और dy, यहां चेक करो ना, यहां अप्लाई करो ट्राइंगल लॉ, तो ये dx का और dy का जो रिजल्टेंट है वो dr है, ठीक है। तो dr क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx आई कैप, और फिर ये हो जाएगा dy, और ये आ जाएगा जे कैप। इतनी सी तो बात है। अब जैसे मैं इसका निकालूंगा डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो डॉट कैसे निकालेंगे इसका भाई, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई, क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई। बस इतनी सी बात होती है ना। अब जरा ध्यान देना, यहां पे तो कहानी अभी आ पहुंची है। dw क्या हो चुका है, एफ एक्स डी एक्स हो चुका है, प्लस क्या हो चुका है, एफ वाई डी वाई हो चुका है। अब मुझे निकालना है dx क्या होगा, फिर मुझे निकालना है dy क्या होगा, इसके बाद यहां पुट कर दूंगा, काम तुम्हारा आसान होगा। तो पहले एक काम करो, इसको रख दो नाम इक्वेशन 1 का। अब कूद जाओ dx निकालने पे और dy निकालने पे। हेल्प कौन करेगा भाई, ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेगा, तो जरा गौर करो कैसे हेल्प करेगा। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि x कितना था, r cos थीटा, x कितना था, r cos थीटा। अब जरा करो उसको डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r आ जाएगा बाहर और यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। पक्की बात है, पक्की बात है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे आ जाएगा dx बाई डी थीटा, और जैसे आपने r को रखा बाहर, भाई साहब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस r टाइम्स साइन थीटा। अब जरा देखना, r टाइम्स साइन थीटा जो होता है वो होता है y के बराबर, किसके बराबर होता है, y के बराबर। तो dx बाई डी थीटा माइनस आर साइन थीटा हो चुका है y के बराबर, तो आप इसको y लिख दीजिए, तो यहां से dx आ जाएगा माइनस वाई टाइम्स डी थीटा, ठीक है। dx क्या आ जाएगा, माइनस वाई टाइम्स डी थीटा। अच्छा मैं ये चाहता हूं ना कि dx भी यहीं पर है, dy भी यहां पर है, बट बोर्ड का स्पेस अलाउ नहीं कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जरा एक बार इसको तो ऐसे ही ऐसे लिख लें, फिर मैं यहीं पर निकाल दूंगा आपके लिए dy भी, है ना। और मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपको याद है कि dx क्या आ चुका है, तो बेटा dx आ चुका है माइनस वाई टाइम्स डी थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यहां पे ना मुझे x वाला कंपोनेंट बार बार काम करेगा और y वाला कंपोनेंट बार बार अपनी हेल्प करेगा, ठीक है। तो जरा गौर करना, dx आ चुका है, इसको यहां पुट कर दूंगा मैं, अब निकालने वाला हूं dy। तो जरा आप पहले जरा इसको नोट कर लें, 3 2 1 रेडी गो डन। तो dx आ चुका है माइनस वाई टाइम्स डी थीटा, माइनस वाई टाइम्स डी थीटा। अब मैं यहीं पे निकाल दूंगा आपके लिए dy भी, क्या निकाल दूंगा भाई साहब, अब निकाल दूंगा dy। चलें स्टार्ट करें, चलो अब जरा गौर करना कैसे। नोट तो आपने कर लिया ना, अब आपको उसी के बाद ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। y इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। अब बात मानो, इसे करो डिफरेंशिएट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको निकालना है, क्या आपको निकालना है dy, क्या निकालना है dy, तो करो उसको डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r आ जाएगा, और उसके बाद यहां पे इत्मीनान से चलने वाला है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। अब जरा गौर करो, dy बाई डी थीटा को टच मत करना, कर ही मत देना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है।
क्या होता है, cos थीटा होता है। अब पूरी जनता जानती है कि यहां पे जो r cos थीटा लिखा है वो किसके बराबर है, r cos थीटा तो आता है x के बराबर, किसके बराबर, x के बराबर। तो देयरफॉर dy कितना हो जाएगा, x d थीटा। यहां से dy कितना हो जाएगा, x d थीटा। अब यहां से आपको पहले आपको dx निकाला था माइनस वाई डी थीटा, फिर आपके लिए dy निकाल दिया x टाइम्स d थीटा। अब सारी की सारी वैल्यूज को ना बस यहां पे भरना बचा हुआ है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जरा आप इसको नोट करिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिएगा। चलें फिर, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा जो मैंने कहा था ना कि मैंने पहले dx निकाल दिया, फिर मैंने dy निकाल दिया। अब वो क्यों निकाला है भाई साहब, भरेंगे इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, तभी तो निकाला था। तो अब जरा इसको मिटाया जाए, उसके बाद भरेंगे उसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो उसके बाद ना तुम लोग लिख लेना कि नाउ एज वी ऑलरेडी हैव, जैसे कि हमको पहले से ही पता है, बचपन से ही पता है कि एज वी ऑलरेडी हैव कि dx हमारा आ चुका था माइनस वाई डी थीटा, और dy हमारा आ चुका था x डी थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को जैसे हम यहां पे भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो अब मैं लिख के बताता हूं कि क्या मिलेगा। पुट वैल्यूज फ्रॉम dx एंड dy, भाई डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मैनर में जाते ही जाता है, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तुमको भी, और तुमको जो कॉपी चेक करेंगे तुम्हारी उनको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब ये कवि कहना क्या चाहते हैं। तो यहां पे लिखो पूरा कि नाउ फ्रॉम dx एंड dy, पुट वैल्यूज फ्रॉम dx एंड dy इनटू, कहां पुट करना है, इनटू फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। अब जरा गौर करना क्या मिला हमको। तो हमें पहले से मालूम था कि dw आ चुका था fx dx और fy dy, fx dx प्लस क्या आ गया था, fy dy। अब सारी वैल्यूज को जरा भरो, तो यहां पे आ जाएगा fx, इसमें कोई गौर करने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात थी। अब ये dx कितना आ गया था, वो आ गया था माइनस वाई टाइम्स डी थीटा। तो जो था हमने भर दिया fy, और dy क्या आ चुका है, dy आ चुका है x टाइम्स डी थीटा। अगर आपको शक हो रहा है तो ये रहा लिखा हुआ, ठीक है, dx भी और dy भी। अब उसके बाद फिर भाई यहां अब जरा भरना शुरू कर दिया आपने। अब इसको बस डी थीटा कॉमन निकाल लो, तो यहां पे आ जाएगा x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स, और उसके बाद यहां पे आ चुका है डी था नहीं भाई, डी थीटा, है ना। नाउ अब एक बात पे जरा गौर करिएगा, जैसे आप वर्क के बारे में सोचो ना अगर, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल जो घूम रहा है ना वो घूम रहा है अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा ना वो आएगा अबाउट द जेड एक्सिस, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। ओके सर ये क्या लिख दिया आपने, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी यार। वर्क का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मानोगे इस बात को, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यार अगर रोटेशन मोशन हो रहा होगा तो मैंने सिखाया था ना कि आपको भाई साहब सारे के सारे फॉर्मूले लीनियर वाले याद होने चाहिए, और फिर आपको ये याद होना चाहिए कि उस लीनियर टर्म का रोटेशनल एनालॉग क्या है। सारा नया फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो जाता है। सिमिलरली यहां जरा गौर करो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे अगर आपको उसका रोटेशनल टर्म तैयार करना है तो आप लीनियर फोर्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगुलर फोर्स, मतलब टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस लिहाज से मैंने इसको ऐसे लिखा था, समझ गए। और रोटेशन क्या हो रहा था, अबाउट दी जेड एक्सिस, इसलिए टॉर्क कहां पे काम कर रहा होगा, अबाउट, टॉर्क किसके अबाउट काम कर रहा होगा, अबाउट दी जेड एक्सिस। तो वैसे लिखा है मैंने, है ना, हड़बड़ा मत जाना इसको देखकर और भाई ये क्या लिख दिया। चलो इतना आ गया पक्का समझ। अब जरा इसे कंपेयर करना है ना, एक काम करते हैं, इसको अब नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन और इसको नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो कंपेयरिंग, अब जरा कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। हमें मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है ये कि टाउ की वैल्यू अबाउट दी जेड एक्सिस क्या हो जाएगी पता है, जो ऊपर लिखा है वो हो जाएगी, डी थीटा से डी थीटा कंपेयर हो गया, तो टाउ एक्स किसके, टाउ जेड मतलब टाउ सबस्क्रिप्ट जेड किसके बराबर होगा, ये जो चीज यहां पे लिखी है, क्या लिखी है, एक्स टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स। बस इतनी सी बात थी जो कि आपसे करनी थी। आई गेस आपने इस बात को दिल में बिठा लिया होगा, है ना, समझ गए आप इस बात को पूरा। अब आपको लेना होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो भैया पहले आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। 3 2 1 रेडी गो डन, बहुत जबरदस्त। और ये ले लिया, उसके बाद फिर आ जाओ फाइनल जो आपका आंसर आया था वो ऐसा कुछ आया था, तो कैसे पहुंचे, तो जी ऐसे पहुंचे। तो लिखिए इसको 3 2 1 रेडी गो डन।
चलिए ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। अब जरा इसे गायब किया जाए और बढ़ते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। ये पूरा क्लियर हो गया भाई, लंबा डेरिवेशन था ये तो, लिटरली ये लंबा डेरिवेशन था, जान खाता डेरिवेशन वाला। अब आ गए हम इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। अगला वाला कंटेंट क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी मालूमात है तो आई गेस मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे ख्याल से पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, एज फार एज आई नो। तो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म कहा जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू, और एंगल मतलब वही एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके अंदर। बेसिकली हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा या आर एफ साइन फाई या आर एफ साइन अल्फा, व्हाटएवर यू नीड टू से। अगर आप लिखते हैं ना कभी आर एफ साइन फाई, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, एफ फाई के बराबर है, पक्का। चलो, तो ऐसी कुछ कहानी है। अब यहां पे हमको इसको डिराइव करना है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। अभी ये जो पूरी कहानी हो रही है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो यहां पर है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एफ के बराबर, है ना। अब उसके बाद यहां पर भी पूरा जो रोटेशन होने वाला है वो होने वाला है अबाउट द जेड एक्सिस। कहां पे होने वाला है, अबाउट द जेड एक्सिस। तो टॉर्क कहां पे काम करेगा, अबाउट द जेड एक्सिस। अब टॉर्क का फॉर्मूला अबाउट द जेड एक्सिस हम निकाल चुके हैं, x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स क्या हो गया था, एफ एक्स। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला है जो कि हमको अप्लाई करना है हल्का सा एलैबोरेटिव मैनर में। ठीक है, अब निकालना शुरू करूं, पक्का। चलो, इसे तो नोट कर ही चुके थे हमने पहले भी, है ना। अब आ जाओ कैसे इसका डेरिवेशन पूरा प्रोसीड होगा, तो जरा गौर करना अच्छे से। जाने दो उसको, वाई एक्सिस हो गई और ये वाली क्या हो गई हमारे पास, एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल कोई पॉइंट यहाँ पे रहा होगा पहले से, कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट रहा होगा यहाँ पहले से, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ऐसे कुछ इस तरह से, वेक्टर आर। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर रहा होगा वो रहा होगा कुछ इस तरह से, पोजीशन वेक्टर आर। अब पता है फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना यहाँ पे जब ये पोजीशन वेक्टर आर बन रहा था तो यहाँ पे एक एंगल भी बन ही गया होगा, उसको तुम रोक लोगे क्या, नहीं रोक पाओगे। कितना एंगल होगा, थीटा के बराबर। अब जो भी यहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा, लेट्स सपोज दैट पॉइंट बी पी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, एक्स कॉमा वाई, मतलब दूरी होगी एक्स की और दूरी होगी वाई की। अब क्या होगा कि मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है इस पे कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे कुछ इस तरह से, F के बराबर। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया है, F के बराबर, है ना। अब अगर ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर मैं इस फोर्स को खींचता हूं पीछे की तरफ, फोर्स तो अप्लाई कर दिया F के बराबर, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में खींचूं पीछे की तरफ, जिसे कहा जाता है हमारी भाषा में एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। सही जा रहे हैं क्या, सही जा रहे हैं क्या, सही जा रहे हैं क्या, एकदम सटीक जा रहे हैं। अब जरा गौर करना अच्छे से। अब ना अगर मैं इसको जरा हल्का सा कलाकारी दिखानी पड़ेगी इसमें, इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करा है ना, तो ब्रोकन लाइंस, पक्का। ठीक है, बस वहां पे फोर्स अप्लाई करा तो बाकी ये पूरा कैसा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ब्रोकन लाइंस। अब होगा क्या ना, अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो देयर हैज टू बी एन एंगल, देयर हैज टू बी एन एंगल। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, कुछ तो बन रहा होगा, लेट्स सपोज अल्फा बोल दिया, क्या बोल दिया, अल्फा। और यहाँ पे जो फोर्स, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं, हम बोल देते हैं फाई। इसको हमने नाम क्या दिया, फाई। तो ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा के बराबर। अब वहां पे मैंने क्या अप्लाई किया था, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू कुछ एक्स पर होगी, कुछ होगी वाई एक्सिस पर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब सबसे प्यारी बात जो है ना यहाँ पे, अगर मैं इस आर को एक्स्ट्रापोलेट कर भी दूं, मान लो कर दिया मैंने इस आर को एक्स्ट्रापोलेट कुछ इस तरह से, आर ऐसे आ रहा था, तो कौन सी बड़ी बात है, अगर ये वाला एंगल फाई के बराबर था तो ये वाला भी एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे जरा गौर करना, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉप कर देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉप कर देता हूं विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर, ये लाइन जो मैंने ड्रॉप करी है ना, वो मैंने ड्रॉप करी है परपेंडिकुलर के हिसाब से। ठीक है, सुनो अच्छे से, ब्रोकन लाइन। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री।
ये कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। अब समझना, मुझे तो निकालना है टॉर्क, मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बता चुका था मैं, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यहां मैंने लिखा था ना पहले कि टाउ जेड पे निकालना होगा तो x टाइम्स एफ वाई माइनस क्या हो जाएगा y टाइम्स एफ एक्स। तो पहले x निकालो, एफ वाई निकालो, y निकालो, एफ एक्स निकालो, सब चीजें निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही काम बनेगा। ये दूरी r के बराबर हो गई थी। अगर मैं r को रिजोल्व करता हूं x एक्सिस पे तो कितना हो जाएगा पता है, r cos थीटा। कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो मैं सीधे यहीं पे पुट करके दिखाऊंगा आपको, ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हमको पहले से ही पता है, नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, क्या पता है सर आपको, तो ये पता है कि टाउ की जब वैल्यू निकलती है z एक्सिस पे तो वो आ जाता है x टाइम्स एफ वाई माइनस आ जाता है y टाइम्स एफ एक्स। इतनी सिंपल सी बात होती है, ठीक है। तो जब मैं टाउ को खोलने के लिए आगे बढ़ूंगा ना, अब जरा x पे रिजोल्व करो, जब मैं r को रिजोल्व करूंगा x पे तो हो जाएगा वो r cos थीटा। क्या हो जाएगा, r cos थीटा। x पे क्या हो जाएगा, r cos थीटा। और जब मैं फोर्स की वैल्यू को रिजोल्व करूंगा y एक्सिस पे तो फोर्स की वैल्यू x पे कितनी हो जाएगी पता है, अरे एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। तो जब f को रिजोल्व करूंगा x पे तो f cos अल्फा, ये ना f cos अल्फा, और y पे कितना हो जाएगा f sin अल्फा। तो ये f पे y पे कितना हो जाएगा f sin अल्फा माइनस, जब मैं y पे रिजोल्व करूंगा r को तो ये हो जाएगा r sin थीटा। क्या हो जाएगा, r sin थीटा। और जब मैं फोर्स को रिजोल्व करूंगा अलोंग दी, अच्छा वो y पे रिजोल्व करना था क्या, हाँ तो वो y पे आ गया साइन अल्फा, और यहां पे फोर्स को रिजोल्व करना है x पर, तो x पे करूंगा तो f cos अल्फा। क्या हो जाएगा, f cos अल्फा, f cos अल्फा। अब एक काम किया जाए, एक बहुत सिंपल सा काम किया जाए, RF कॉमन निकाल लिया जाए। जैसे आप यहां से RF कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा साइन अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आइडेंटिटी भाई साहब, आइडेंटिटी कौन सी वाली, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन ए माइनस बी। क्या बोला, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी। तो देयरफॉर अब जो अपने पास कहानी आगे बनने वाली है वो ऐसी होने वाली है, RF sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन ए माइनस बी। इतनी बात पक्का समझ में आ गया आपको, इतना पक्का समझ में आ गया। नाउ जरा गौर करेगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, सम ऑफ टू इंटीरियर्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये होने वाला है अल्फा के बराबर, है ना। तो देयरफॉर आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जब आपको अल्फा माइनस, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो अल्फा यहां पे एक दो माइनस थीटा, तो यहां पे क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो आप सीधी तौर पे इस बात को समझ सकते हैं कि जहां आपको दिख जाए अल्फा माइनस थीटा, उसको आप किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, फाई से, बस काम खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू जो आएगा ना वो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू RF साइन, उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ था, अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर आ चुका है, अल्फा माइनस थीटा जो है वो आ चुका है किसके बराबर, ये आ चुका है फाई के बराबर। तो यहां पे आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू RF साइन फाई। टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RF साइन फाई। बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, इसी को दिल में बैठा लो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, टाउ इज इक्वल टू RF साइन फाई। और ध्यान रखना कि फाई कौन सा एंगल है, फाई इज द एंगल मेड बिटवीन R एंड F, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कौन सी बड़ी बात है, R क्रॉस F। और ध्यान रख लेना कि फाई इज एंगल मेड बिटवीन, फाई इज द एंगल मेड बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, फाई इज द एंगल मेड बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर F, वेक्टर R एंड वेक्टर F। बस भाई साहब इट्स एज सिंपल एज दैट, बात खत्म, पक्का आगे समझ। तो जरा आप इसको नोट करिए, ये था टॉर्क का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। जल्दी इसको नोट करो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर ही लिया आप लोगों ने, है ना। अब जरा इसे निपटाया जाए और इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पूरा क्लियर हो चुका है, यहां इससे स्टार्ट किया था भाई मैंने, ये लिख करके ही मैंने स्टार्टिंग करी थी, फिर हम वहां पहुंचे थे RF साइन फाई की तरफ। और जो मैंने डायग्राम वहां पे यूज किया हुआ है, कहां पे, वो यही डायग्राम है ना। देख लो देख लो देख लो, ये जो डायग्राम यूज किया हुआ है ना वो दरअसल वही डायग्राम था। बट क्या होता है, वही वाली कहानियां कि कई बार डायग्राम जब तक सामने खुद से ना बन जाए तुम्हारे, तब तक वो फील नहीं आता। अब क्लियर करें, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब तो बस कम चीजें बची हुई हैं यहाँ पे।
पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, ठीक है भाई, पावर एसोसिएट कितनी होगी किसी भी टॉर्क के साथ वो आपको निकालना है। तो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड। तो कहा जा रहा है टॉर्क का और एंगुलर स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज पावर। अब सर ये रहा पावर, लेकिन वही वाली बात अटक गई कि सर इसको डिराइव तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम कैसे मानेंगे। तो मैं कर दूंगा डिराइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द केस ऑफ लीनियर मोशन द करस्पॉन्डिंग रिलेशन फॉर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोशन में ऐसा हुआ करता था कि फोर्स इनटू वेलोसिटी को पावर कहा जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लीनियर मोशन में ऐसा बोलते क्यों थे, लीनियर मोशन में ऐसा क्यों कहा करते थे। तो जरा गौर करना, वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली। तो भाई कभी कभी dx लिख देते हैं, कभी कभी ds लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कभी कभी dr भी लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट को, तो वॉट एवर यू फील लाइक, मेरा मन कर रहा है भी s लिखने का, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो कर दो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जहां फोर्स अप्लाई कराएगा डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन गया, शून्य। आता है फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, है ना। अब थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए उसको लिखा ही नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क भी छोटा ही होगा। अच्छा एक काम करो, अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी। तो सिमिलरली dw बाई डी टी क्या होता है पता है, पावर होता है। इसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेटा 9वीं कक्षा में हम पढ़ चुके थे, और बाकी मैंने तो पढ़ाया है इसको 11th के अंदर भी तुम्हें, कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वर्क अपॉन टाइम। दैट्स व्हाई पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। अगर आप किसी भी चीज का रेट निकाल रहे हैं मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ। पक्का आया समझ, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो dw बाई dt क्या हो गया, पावर के बराबर आ गया। उसके बाद फोर्स को बिल्कुल मत टच करना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देता है आपको वेलोसिटी। तो इस हिसाब से पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर आप अटक रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में गिव्स यू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में विल इजीली गिव यू एक्सीलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हुआ लीनियर के लिए। लेकिन इसे मैं क्लियर कर रहा हूं, नोट कर लिया, 3 2 1 रेडी गो, डन। तुमको पता ही है यार। अब हम करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, पावर इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, टाउ इनटू ओमेगा। चलो आ जाओ, ध्यान दो। नाउ भाई बेसिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर छोटा सा वर्क हुआ है तो फोर्स, भाई मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा वाला होगा, यहां पे एंगुलर होगा, तो डी थीटा की बात करूंगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसे इजीली ना डिफरेंशिएट मार दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको लिख देता हूं कि डिफरेंशिएट ऑब्वियसली बोथ साइड्स, एक तरफ थोड़ी करोगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसके बाद जो कहानी आगे अनफोल्ड होने वाली है वो ऐसी होने वाली है कि वर्क का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू टाउ को बिल्कुल मत टच करना, और डी थीटा बाय नीचे क्या आ जाएगा, डी टी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करो, वर्क का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता चुका हूं, बचपन में भी पढ़ के रखा हुआ है, पावर होता है टाउ। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विल इजीली गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, टाउ टाइम्स ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका तुम जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात थी, यहां पे तो इतना कुछ टफ कंटेंट है नहीं इसके अंदर। उसके बाद जो भी चीज लिखी हुई थी वो इसको प्रूव करने के लिए लिखी हुई थी, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो निपटाएं फिर इसको। अब जल्दी बढ़ते हैं अगले वाले कंटेंट की तरफ। क्या है भाई साहब, एक सवाल आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, हमेशा मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के टाइम पे यू नीड टू फॉलो दिस अप्रोच, GCT अप्रोच, गिवन कंडीशन टू फाइंड, ठीक है। अगर सवाल सिंपल होगा, देखो भाई साहब गिवन तो कुछ ना कुछ रहेगा हर सवाल के अंदर। अगर सवाल सिंपल होगा ना तो उसमें कंडीशन दे के नहीं रखी होगी, कुछ बड़ी कंडीशन नहीं होगी। तो गिवन आपने फिगर आउट कर लिया, लिखना बहुत जरूरी है। कंडीशन अगर इजी क्वेश्चन होगा तो कंडीशन गिवन नहीं होगी, तो सीधे कहां पे आ जाओ, टू फाइंड पे आ जाओ, ठीक है। और इस अप्रोच को हमेशा फॉलो करना हर क्वेश्चन में। जैसे अब यहां कैसे अप्रोच फॉलो करेंगे, देखो गिवन क्या है वो लिखो, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 पर सेकेंड, ठीक है। तो 200 पर सेकेंड क्या एंगुलर स्पीड है, बिना समय लगाए आ जाओ। तो ओमेगा मतलब कितना आ गया, 200
पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद कहानी में क्या गिवन है कि यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड तो गिवन थी, एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ, टॉर्क कितना चाहिए, 180 का टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो टाउ गिवन है 180 न्यूटन मीटर। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पावर जब आपसे पूछी हुई है तो आप क्या करेंगे पता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारी जानकारी है वो ये है कि पावर का फॉर्मूला होता है टाउ इंटू ओमेगा। अब उसके बाद टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है, 180, और ओमेगा कितना आ चुका है, 200 आ चुका है, ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है 200, तो पावर हो जाएगा 36,000। और पावर आप निकाल रहे हैं, मतलब आप निकाल रहे होंगे इसको वॉट्स के अंदर। नाउ द थिंग इज दैट कि यूनिट क्या ऐसी गिवन है, यूनिट में लिखा हुआ है 36 किलोवाट, ठीक है। टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप इसको ऐसे कर दो ना, 36 10 टू द पावर 3 वॉट्स। सबसे प्यारी बात, 10 टू द पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। बस खत्म हो गया, आपका आंसर डन हो गया। तो पावर का आपका आंसर कितना आ गया, 36 किलोवाट। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो फट से, 3 2 1 रेडी गो डन, पक्का। चलो ऑप्शन डी पे टिक मार लिया ना, ये ऑप्शन डी वाला आपका सही है। कैसे सही है सर, तो ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये वाला कार्यक्रम भी आपका जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। लंबा लेक्चर था इसलिए बिकॉज हर डेरिवेशन को बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको बताया गया है ना। तो आपका बस ये बनता है, कॉपी किताब लेके बैठा करो, तरीके से नोट करते हुए चलो, रिवाइज करते हुए चलो। इसके अलावा कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फट से लिख दो, मैं उसको देखूंगा, रिव्यू करूंगा, और जो मुझे लग सकता है मैं उसको करूंगा सॉल्व, ठीक है, पक्का। चलिए बस अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।